हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी मेथड में मित्रार्थ क्लासेस में। ठीक है, आज इस क्लास में हम सेमेस्टर 3 के लिए जियोग्राफी की इस मैथ क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि इस क्लास में हम सेमेस्टर 3 की जियोग्राफी यानी कि भूगोल के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, यानी कि MCQs, लघुत्मक प्रश्न, फिलिंग द ब्लैंक्स, निबंधात्मक प्रश्न, सभी तरह के प्रश्नों को हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं एंड आपका पूरा सेमेस्टर 3 का जियोग्राफी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा क्लास के अंदर। चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। एंड एक और बात, अगर आपको कमेंट सेक्शन के पास हाइप का बटन मिले तो हाइप भी ज़रूर कीजिए, ऐसे हमें बहुत सपोर्ट होता है। हाइप कीजिएगा तो एक अच्छा भी लगता है कि हाँ हाइप किया गया है। ठीक है, सभी के नोट्स, सभी तरह के MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स और फ्री का टेस्ट, यानी कि भाई कोर्स तो पेड है, 149 रुपीज़ के अंदर आपको ऑल इन वन सब्जेक्ट मिल जाते हैं। बट अगर आपको फ्री का टेस्ट चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मीनू बटन में जाओ, फ्री टेस्ट में जाओ, मीनू बटन के अंदर। ठीक है, मीनू बटन में आपको फ्री का टेस्ट मिलेगा, फ्री का टेस्ट दो जियोग्राफी का, और अपनी तैयारी को चेक कर लो कि भाई अभी तक आपने कितना तैयार किया है। ठीक है, कितनी प्रिपरेशन है आपकी। कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे भी मिल जाएंगे, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए फटाफट से फ्री टेस्ट दे करके भी आ जाइएगा। अब हम फटाफट से क्लास लेते हैं पहले तो अभी हम बात करेंगे यूनिट 1 की। सबसे पहले यूनिट 1 के हम सभी तरह के MCQ जितने भी हैं उनको देखेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स देखेंगे, फिर बात करेंगे अपने लघुत्मक प्रश्नों की। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बात करते हैं MCQs की। आज के क्लास में हमने थोड़ा सा कैमरा क्वालिटी चेंज किया है एंड थोड़ा सा आपका अंतर दिखाई देगा पिछली क्लासों के मुकाबले, तो कोई ना, हम चीज़ों को समझ रहे हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर की बहुत अलग अलग तरह की प्लानिंग चल रही है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या और बेटर दे सकते हैं। कई नए डिवाइस मंगाए गए, ऐसे डिवाइस जो हम पहली बार खुद यूज़ करेंगे, तो उनको भी तैयार किया जा रहा है ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर में और कुछ नया बेटर आ सके। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला MCQ अपना देखते चलिएगा आंसर को, है ना। मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं, किन्हें माना जाता है? कार्ल रीटर को, फ्रेडरिक रेडजेल को, विदाल डी ब्लाश को या हंटिंगटन को? देखिए, मानव भूगोल का जनक माना जाता है फ्रेडरिक रेडजेल। रेडजेल ने मानव और पर्यावरण के संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ किया था। किन्होंने किया था? रेडजेल ने किया था। इन्हें मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। किन्हें? फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। परफेक्ट, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पॉसिबिलिज्म के समर्थक थे। अच्छा, पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या होता है? संभाव्यतावाद। ठीक है, संभावनावाद जिसे कहते हैं, या फिर आप उसे कह सकते हो संभाव्यतावाद। ओके, तो संभाव्यतावाद के समर्थक कौन थे? रेडजेल, हंटिंगटन, विदाल डी ब्लाश या फिर सैंपल? तो आंसर इसका विदाल डी ला ब्लाश। संभाव्यतावाद के अनुसार पर्यावरण अवसर देता है, बाध्यता नहीं। यह सिद्धांत विदाल डी ला ब्लाश ने दिया था, यानी कि संभावना है कि मनुष्य विकास कर सकता है, जो पर्यावरण है वो हमें अवसर देता है हमारे विकास के लिए। ठीक है, चलिए फिर होता है एक क्या होता है? डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का आपने वर्ड सुना होगा, डिटर्मिनेशन, यानी कि कोई निश्चय कर लेना कि ये काम मैं करूंगा। ठीक है, वैसे ही ये जो यहाँ पे शब्द है वो है डिटर्मिनिज्म, यानी कि नियतिवाद। दो तरह की संकल्पनाएं थी, एक थी संभाव्यतावाद की संकल्पना, एक थी नियतिवाद की संभावना। संभाव्यतावाद के अंदर क्या कि मनुष्य जो है पर्यावरण को बदल सकता है अपने अनुसार, मतलब थोड़ा सा चेंज कर सकता है, उसको समझ करके उसके साथ में मेल जोल बिठा सकता है। नियतिवाद क्या कि पर्यावरण का जो प्रगति है, प्रगति ही जो करे वही नियति है, मतलब नियति पे सब छोड़ देना कि सब कुछ पहले से तय है, हम कुछ नहीं कर सकते। बाढ़ आ रही है तो बाढ़ को नहीं रोका जा सकता, लेकिन संभाव्यतावाद क्या कहता है कि बाढ़ आ रही है तो बाढ़ को रोका जा सकता है अगर आप बांध बनाते हो, अगर आप कुछ सुरक्षा के कार्य कर सकते हो तो, है ना। ये अलग अलग दो विचारधाराएं हैं। तो डिटर्मिनिज्म पर किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? पर्यावरण की प्रधानता पर, यानी कि पर्यावरण की प्रधानता है। ओके, नियतिवाद के अनुसार मानव का जीवन पूर्णतः पर्यावरण द्वारा नियंत्रित होता है। और संभाव्यतावाद क्या कहता है? पूर्णतः नियंत्रित नहीं होता, मनुष्य उसके अंदर क्या बोलते हैं, मौके के अनुसार या फिर वो जो आपको अवसर देती है, उन अवसरों के अनुसार समझौता पूर्ण करके, मतलब साझापूर्ण, कुछ इस तरीके से आप उसको तालमेल बिठा करके, हाँ वर्ड क्या है? तालमेल। तालमेल बिठा करके आप उसमें विकास कर सको, मानव विकास कर सके, मानव की स्वतंत्रता उसमें दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का संबंध है। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स लेके आए ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी फायदा हो, है ना।
एंड पूरा इंग्लिश में नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन पे डाउनलोड करना, पूरा का पूरा इंग्लिश में भी मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स, क्लास तो हिंदी में रहेगी बट पीडीएफ नोट्स आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो, ठीक है, सारे के सारे इंग्लिश में मिल जाएंगे। एंड स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म का संबंध है, किसका संबंध है? ग्रिफिथ टेलर के साथ में। स्टॉप एंड गो का मतलब क्या है? रुको और जाओ नियतिवाद, रुको और जाओ नियतिवाद। टेलर ने कहा कि पर्यावरण स्टॉप और गो संकेत देता है लेकिन निर्णय मानव लेता है, ठीक है। चलिए फिर कल्चरल लैंडस्केप शब्द दिया था। कल्चरल लैंडस्केप ये एक एक्चुअली में वर्ड है, जिसे इंग्लिश में ही लिखा हुआ आएगा आपको, ठीक है। तो ये वर्ड किसने दिया था? कार्ल सोवर ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल सोवर ने। सोवर ने कहा कि प्राकृतिक भूदृश्य पर मानव क्रियाओं का प्रभाव सांस्कृतिक परिदृश्य बनाता है। कल्चरल लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? सांस्कृतिक परिदृश्य। क्या मतलब होता है कल्चरल लैंडस्केप का मतलब? सांस्कृतिक परिदृश्य। ये वर्ड किसने दिया था? ये दिया था कार्ल सोवर ने दिया था, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स में भी पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न। आगे और भी बड़े क्वेश्चंस भी हैं, पहले छोटे कर लेते हैं फटाफट से। कमेंट में बताते रहिएगा मुझे कैसा आपको लग रहा है। लाइव चैट के दौरान हम पढ़ते हैं कि लाइव चैट में क्या लिखा आ रहा है ना। ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी का अर्थ है, ड्यूअलिज्म का सीधा सा मतलब है द्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद का मतलब समझो कि दो विचारधाराएं चल रही है या फिर दो तरह की कह सकते हो थ्योरीज बताई जा रही है, सिद्धांत बताए जा रहे हैं, शाखाएं बताई जा रही है, ठीक है। तो ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी का अर्थ है क्या? इसका अर्थ है भौतिक और मानव भूगोल का विभाजन, यानी भूगोल को दो तरीके से बांट दिया। एक तो भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, एक मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। तो द्वैतवाद भूगोल को दो शाखाओं में बांटता है, भौतिक और मानव, ठीक है। ये दो अवधारणाएं हैं, द्वैतवाद कहलाती हैं। जो प्रकृति से रिलेटेड होती है वो फिजिकल ज्योग्राफी में आ जाती है, जो मानव क्रियाओं से रिलेटेड होती है वो ह्यूमन ज्योग्राफी में आ जाती है ना। एंड फिर वर्ल्ड अपना सेफलिक इंडेक्स संबंधित है। सेफलिक इंडेक्स ये भी आपके इसको कहते हैं मस्तिष्क सूचकांक, ठीक है। मस्तिष्क सूचकांक जो होता है सेफलिक इंडेक्स कहा जाता है। ये किससे संबंधित है? ये कपाल माप से संबंधित है, हड्डियों की संरचनाओं को, यानी कि सर की जो संरचना है, हड्डी, सर की जो हड्डी होती है ना उसकी संरचनाओं से रिलेटेड होती है। सेफलिक इंडेक्स सिर की लंबाई चौड़ाई के अनुपात को दर्शाता है। सिर की जो हड्डी है अंदर की, उसकी सिर की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात को दर्शाता है, जो प्रजातीय वर्गीकरण में प्रयोग होता है, ठीक है भाई। आपके अवशेष मिले तो अवशेषों के ऊपर ये काम में लिया जाता है। मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है मानव और पर्यावरण के बीच का संबंध। क्या? मानव और पर्यावरण का बीच का संबंध। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव और उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना। चलिए फिर, अरे बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब आप आराम से कर पाओगे, बहुत इजी है यार। चलिए फिर, न्यू डिटर्मिनिज्म को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, न्यू डिटर्मिनिज्म का मतलब है नव निश्चयवाद। क्या मतलब होता है? नव निश्चयवाद, समझ रहे हो? तो नव निश्चयवाद को किस नाम से जाना जाता है? स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से। यानी कि नव निश्चयवाद पर्यावरण को, मानव को, दोनों को महत्व दिया जाता है। मतलब नव निश्चयवाद में क्या होता है पहले बताता हूँ मैं आपको, एकदम आराम से समझो। सबसे पहले क्या है? संभाव्यतावाद, यानी कि जिसे आप कह सकते हो संभावनावाद भी कह सकते हो। संभावनावाद में किसको महत्व दिया जा रहा है? मानव को, कि मानव कुछ भी कर सकता है, संभावनाएं पैदा कर सकता है प्रकृति के अंदर। नीतिवाद क्या है? कि प्रकृति ही इंपॉर्टेंट है, प्रकृति ही सब कुछ कर सकती है, वो मानव पे भी नियंत्रित कर सकती है। तो एक क्या काम कर रहा है? एक काम कर रहा है कि प्रकृति को इंपॉर्टेंस दे रहा है, एक मानव को इंपॉर्टेंस दे रहा है। बट नव निश्चयवाद ये दोनों का मिला जुला रूप है, जहां पर पर्यावरण और मानव दोनों को महत्व मिलता है, ठीक है। नव निश्चयवाद समझ में आ गया? बहुत ईजी है यार, दोनों को महत्व मिलता है, पर्यावरण को भी और मानव को भी। इसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रुको और जाओ नियतिवाद। क्या कहा जाता है? रुको और जाओ नियतिवाद। बहुत इजी यार, आराम से बस मेरी आवाज़ को सुनो, फोकस रखो आवाज़ की तरफ, ध्यान रखो अपना। जो आपके सामने टेक्स्ट लिखा आ रहा है, सामने जो लिखा आ रहा है, क्लास लेने में थोड़ा टाइम हो जाता है, बिकॉज पूरा डिटेल से यार छांटते हैं कि कौन से बेस्ट क्वेश्चन हैं। अगले सेमेस्टर में हम सब कुछ जल्दी लाएंगे। इस सेमेस्टर में हमने भी बहुत कुछ नया करने के चलते टाइम लगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में हम शुरू से ही जल्दी चलेंगे, है ना। परिवर्तन का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए, परिवर्तन का सिद्धांत संबंधित है परिवर्तनशीलता से। नाम में लिखा है परिवर्तन का सिद्धांत, तो किससे संबंधित होगा? परिवर्तनशीलता से। ये सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी और मानव गतिविधियां निरंतर परिवर्तनशील है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चेंज। कौन सा सिद्धांत है ये? प्रिंसिपल ऑफ चेंज,
रेगिस्तान की तरफ आ जाते हैं। यही रेगिस्तान आपकी अगर वो कन्वर्ट एमसीक्यूज को अगर कन्वर्ट करना चाहे तो रेगिस्तान में भी कन्वर्ट कर सकता है। कैसे कन्वर्ट करेगा? मानव भूगोल का अध्ययन किया जाता है पर्यावरण, मानव और पर्यावरण के संबंधों का है। संभाव्यतावाद के प्रवर्तक विडाल डी ला ब्लास थे। नियतिवाद के प्रमुख समर्थक फ्रेडरिक रेडजेल थे। रुको और जाओ नियतिवाद का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर ने किया था। सांस्कृतिक परिदृश्य शब्द का उपयोग कार्ल सोवर ने किया था। कपाल सूचकांक का संबंध है कपाल माप से। यही एमसीक्यूज में आए थे, बट मैंने इनको कन्वर्ट किया कि भाई अगर यही क्वेश्चन उठ करके आपके रेगिस्तान में आ जाए तो कैसा लगेगा आपको, है ना, तो कैसा दिखेगा, समझ में आ जाएगा। एंड ऐसे ये है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैं आपको करा देता हूँ। लाइक परिवर्तनशीलता का सिद्धांत प्रोफेसर ब्रून्स ने से संबंधित है। किससे? प्रोफेसर ब्रून्स से परिवर्तनशीलता का यानी प्रिंसिपल ऑफ चेंज का। मानव भूगोल का एक प्रमुख उद्देश्य कार्य संबंधों की व्याख्या करना है। क्या है? कार्य संबंधों की व्याख्या करना। अब आते हैं लघुरात्मक प्रश्नों के। फटाफट से ध्यान ले आओ क्लास के अंदर, प्यार सा कमेंट कर दो लाइव चैट के अंदर ये क्लास कैसी लग रही है। टाइम लगा है बट कोई नहीं, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ये एक बार में पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक बार में कंप्लीट करेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट करना है। अब पहले मेरी आवाज़ को सुनना, उसके बाद में जो लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे। पहले मेरी भाषा में समझो। तो मानव भूगोल प्रकृति को समझने के लिए एक छोटा सा हम सवाल लेकर के आते हैं। सवाल क्या है? अगर राजस्थान में रहने वाला व्यक्ति और केरल में रहने वाला व्यक्ति, एक राजस्थान में रह रहा है, एक केरल में रह रहा है, दोनों का जीवन इतना अलग क्यों है? उनका जीवन अलग क्यों है? क्यों एक जगह रेगिस्तान है और दूसरी जगह हरियाली है, समुद्र है? भाई यहाँ तो क्या है, रेगिस्तान की प्रधानता है, वहाँ हरियाली की प्रधानता है। यहीं से मानव भूगोल शुरू होता है। मानव भूगोल मानव और पर्यावरण के आपसी रिश्ते की कहानी है। ठीक है, मानव और पर्यावरण के आपसी रिश्ते की कहानी है। ये बताता है कि लोग जहाँ रहते हैं वहाँ की जलवायु, भूमि, पानी और संसाधन उनके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। कि मैं यहाँ रहूँगा तो मेरे रेगिस्तान मेरे को कैसे प्रभावित कर रहा है मेरी लाइफ के अंदर, है ना। और मैं अगर केरल में रह रहा हूँ तो केरल का जो हरियाली वाला इलाका है या फिर समुद्री इलाका है वो मुझे कैसे प्रभावित कर रहा है। तो मानव और पर्यावरण के बीच के प्रभावित करने वाले वो जो कारक हैं, लाइक भूमि है, पानी है, जलवायु है, संसाधन है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ये वैज्ञानिक है क्योंकि यह केवल अनुमान नहीं लगाया जाता बल्कि आंकड़ों और तथ्यों से बताया जाता है। ठीक है, आंकड़ों और तथ्यों के अनुसार कि भाई कौन सी मिट्टी पाई जाती है, क्या उसमें लवणता कितनी होती है, वर्षा कौन से मौसम में आती है, तो ये आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं। यह गतिशील है क्योंकि जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे मानव भूगोल भी बदलता है। आज का शहर जो है 100 साल पहले गांव हुआ करता था, इसकी जीवंत प्रकृति हुआ करती थी, है ना। मतलब आज से कई साल पहले ये शहर भी एक गांव के रूप में हो सकता था, बट डेवलप होता गया, शहर बना, तो यहाँ की भौगोलिक अवस्थाएं भी बदली है। समझ रहे हो। अब इसको एक बार अपन एक्सप्लेन करते हैं अपनी भाषा के अनुसार। भाषा को देखते हैं, फटाफट से भाषा देखते हैं। क्या लिखा है? मानव भूगोल एक वैज्ञानिक और समन्वयात्मक मतलब संवेदनात्मक विषय है जो समन्वय बनाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन बनाता है, कोऑर्डिनेट करता है, जो मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मानव और पर्यावरण का। कौन करता है? मानव भूगोल करता है। यह स्थान के आधार पर मानवीय गतिविधियों का विश्लेषण करता है। ठीक है, मानवीय गतिविधियों का विश्लेषण। यह विषय गतिशील है क्योंकि मानव और समाज निरंतर बदलते हैं। मानव बदलेगा, मानव की सोच बदलती है, उनका रहने का तरीका बदलता है, उसी अनुसार आपका समाज बदलता है, सोसाइटी बदलती है। और सोसाइटी जब बदलेगी, रहने का तरीका बदलेगा तो जलवायु भी बदलेगी ना, भौगोलिक अवस्थाएं भी बदलेंगी, पैटर्न्स बदलेंगे। इसमें वास्तविक तथ्यों और आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। मुख्य बिंदु के तौर पर आप क्या देख सकते हैं कि मानव भूगोल मानव और प्रकृति के संबंधों को समझने का प्रयास करता है। यह विषय विभिन्न सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का भी अध्ययन करता है ये। ठीक है, यह स्थानिक विभिन्नताओं को समझने पर विशेष बल देता है। इसकी प्रकृति परिवर्तनशील और गतिशील मानी जाती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट, मानव भूगोल की विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो विषय वस्तु को बताना है कि भाई मानव भूगोल का विषय क्या है। तो उसको भी एक सवाल के साथ में शुरू करते हैं। सवाल यह है कि दिल्ली इतना बड़ा शहर क्यों है और कोई छोटा पहाड़ी गांव इतना कम आबादी वाला क्यों है। तो दिल्ली तो इतना बड़ा शहर है, इतनी जनसंख्या रहती है, बट कोई पहाड़ी इलाका है जो वो इतना छोटा सा है और वहाँ पे जनसंख्या भी बड़ी कम है, आबादी भी बड़ी कम है, क्यों। यही तो है भूगोल की, मानव भूगोल की विषय वस्तु। क्या? जनसंख्या। जनसंख्या और उसका वितरण। वितरण यानी कैसे फैली हुई है जनसंख्या,
वहाँ घनत्व क्या है, घनत्व मतलब कितने इलाके में कितनी लोग रहते हैं, वो घनत्व होता है। फिर आता है संस्कृति, मानव भूगोल में संस्कृति की भी बात करते हैं, क्यों पंजाब में अलग भाषाएं होती है, तमिलनाडु में अलग भाषाएं होती है, क्यों कहीं गेहूं की खेती होती है और कहीं पर चाय के बागान होते हैं, है ना, मतलब कहीं पे तो गेहूं की खेती हो रही है, कहीं पे चाय की खेती हो रही है, क्यों हो रही है, वो कृषि जो है, कृषि में अंतर क्यों है, अलग अलग स्थानों पर जो है कृषि में अंतर आ जाता है, उद्योगों में अंतर आ जाता है, व्यापार में, प्रवासन यानी कि उनके प्रवास करने के तरीके में, शहरीकरण में। तो मानव भूगोल की विषय वस्तु में ये सब चीज़ें आती है। सीधे शब्दों में कहें तो मानव जहाँ है और जो कुछ भी कर रहा है वो मानव भूगोल का हिस्सा है। मानव जहाँ है, जो कुछ भी कर रहा है वो मानव भूगोल का हिस्सा है। इसको अपनी भाषा के तौर पर, जो अपनी भाषा आपको लिखनी है उस भाषा के तौर पर पढ़ते हैं। चलिए, भाषा क्या कहती है? भाषा कहती है कि मानव भूगोल जो है उसकी विषय वस्तु में जनसंख्या, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का अध्ययन शामिल है। ये विभिन्न क्षेत्रों में मानव गतिविधियों के वितरण को समझाता है। विभिन्न क्षेत्रों में मानव गतिविधियों के वितरण को समझाता है, ठीक है। एंड इसमें प्रवासन, शहरीकरण और कृषि जैसी गतिविधियों का अध्ययन होता है। यह मानव जीवन के सभी पहलुओं को स्थान के संदर्भ में देखता है। मतलब कि इसमें स्थान की बात हो रही है, प्रवासन की बात हो रही है, शहरीकरण की बात हो रही है। मानव भूगोल की विषय वस्तु हर तरीके की है, जनसंख्या वगैरह सब कुछ। क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो, पॉइंट्स देखो। आप इस आंसर को खुद पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे से याद होगा। पॉज करो वीडियो को, खुद पढ़ लो, बहुत अच्छा तरीका है। पर कब करना है ये तरीका? ये पूरी वीडियो देखने के बाद में करना है, पहले मत करो, पहले मेरी भी तो सुन लो यार। तो जनसंख्या के वितरण और घनत्व का अध्ययन किया जाता है। किसमें? मानव भूगोल की विषय वस्तु में जनसंख्या के वितरण और घनत्व का। यहाँ धर्म, भाषा और संस्कृति के जो प्रसार है, वितरण है, उसको समझा जाता है। वो बात से आ रही यार, रात को पूरी रात जाग करके क्लास तैयार कर रहा था। यह कृषि, उद्योग और व्यापार का अध्ययन करता है। क्या? कृषि और उद्योग और व्यापार का। यह सामाजिक संस्थाओं और जीवन शैली का विश्लेषण करता है। यह मानव और संसाधनों के संबंधों को स्पष्ट करता है। यह राजनीतिक सीमाओं और प्रशासनिक संरचनाओं का भी अध्ययन करता है, ठीक है। राजनीतिक सीमाएं और प्रशासनिक संरचनाओं का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को समझाइए। तो देखिए, परिवर्तनशीलता सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। मतलब कोई भी एकदम स्टिल नहीं बैठी, कोई भी एकदम स्टैचू बन के नहीं बैठा है। सब में परिवर्तन होता रहता है, सब में निरंतर गति है, वो गतिशील है। प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रक्रियाएं निरंतर बदलती रहती हैं, निरंतर गतिशील होती है। खूब आवाज से आ रही है यार, सच में। रात को खूब जागा था आपके इस चक्कर में, आपकी इस क्लास को पूरा तरीके से बनाने के लिए, बेस्ट नोट्स बनाने के लिए रात को पूरी ओवरनाइट कोई ना क्लास अटेंड करते हैं। तो क्या? परिवर्तनशीलता का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। प्राकृतिक और मानवीय दोनों प्रक्रियाएं निरंतर बदलती रहती हैं। समय के साथ समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में परिवर्तन आता है। किसमें परिवर्तन आता है? समाज में, अर्थव्यवस्था में, पर्यावरण में। जब सब कुछ निरंतर गतिशील है तो आप जितनी भी आपको अर्थव्यवस्था याद आए, लाइक अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था, पर्यावरण, आपके आसपास की गतिविधियाँ, सब कुछ निरंतर गतिशील हैं, परिवर्तन होता रहता है उनमें। इसलिए भूगोल का अध्ययन भी परिवर्तन के संदर्भ में किया जाता है, यानी परिवर्तन का संदर्भ, यानी परिवर्तन उसको बेस बनाया जाता है। पृथ्वी की सभी प्रक्रियाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। मतलब पृथ्वी की सभी प्रक्रियाएं समय के साथ बदलती रहती हैं। मानव समाज निरंतर विकास और परिवर्तन से गुजरता है। प्राकृतिक शक्तियां जैसे भूकंप और जलवायु परिवर्तन प्रभाव, मतलब प्राकृतिक शक्तियां कौन कौन सी हुई? जैसे भूकंप है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। तकनीकी विकास मानवीय परिवर्तन को तेज करता है। तकनीकी विकास आ रहा है तो मानव परिवर्तन में तेजी आएगी, गति आएगी। कृषि और उद्योग समय के साथ विकसित होते हैं, ठीक है। भूगोल का अध्ययन स्थिर नहीं बल्कि गतिशील दृष्टिकोण से किया जाता है। किसकी तरह से किया जाता है? गतिशील अध्ययन के तौर पर, यानी कि ये गति वाला है, ये समझ के ही से पढ़ा जाता है, समझे। भाषा को पढ़ना, भाषा कैसे लिखनी ये समझ में आ जाएगी। और भी बेटर, इजी से भी इजी भाषा चाहिए, आपके एप्लीकेशन डाउनलोड करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत इजी भाषा नोट्स के अंदर बताई गई है, बहुत इजी, एंड पूरा सिलेबस कवर किया गया नोट्स में। मानव भूगोल के प्रमुख उपागमों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, मानव भूगोल में विभिन्न उपागम के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। मतलब उपागम अलग अलग होते हैं। उपागम का मतलब क्या होता है? एक टॉपिक है, टॉपिक का सब टॉपिक होता है ना। मतलब कि आपने बात करी है भारत की, तो भारत के अंदर राज्य भी तो आएंगे,
वैसे ही मानव भूगोल के अंदर भी कई और छोटे छोटे विषय भी हैं, उपागम बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। तो मानव भूगोल में विभिन्न उपागमों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इनमें पारिस्थितिकी उपागम, क्षेत्रीय उपागम, व्यवहार परक उपागम प्रमुख हैं। प्रत्येक उपागम मानव गतिविधियों को अलग अलग दृष्टिकोण में समझाता है। ये उपागम अध्ययन को व्यापक और गहन बनाते हैं, यानी कोई क्षेत्र के अनुसार सोचता है कि भाई क्षेत्र के हिसाब से मानव भूगोल ऐसी होनी चाहिए, कोई सोचता है कि भाई व्यवहारिक तौर पे इस तरीके से होनी चाहिए, पारिस्थितिकी तौर पे इस तरीके से होनी चाहिए। तो सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, मानव भूगोल को बताते हैं। तो पारिस्थितिकी उपागम मानव और पर्यावरण के संबंधों पर बल देता है। किस पे बल देता है? मानव और पर्यावरण के संबंधों पर। क्षेत्रीय उपागम विभिन्न क्षेत्रों की तुलना करता है। तो पारिस्थितिकी उपागम किस पर ध्यान देता है? मानव और पर्यावरण के संबंधों पर। क्षेत्रीय उपागम क्षेत्रों की तुलना करता है। व्यवहार परक उपागम मानव के निर्णय और सोच को समझता है। ठीक है, इसको पढ़ना समझ में आ जाएगा। ऐतिहासिक उपागम ये भी एक होता है, तो ये विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, यानी विकास किस समय के साथ हुआ, किस गति के साथ हुआ, कैसे हुआ। उपागम अध्ययन को व्यवस्थित दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से समस्याओं का बेहतर समाधान संभव होता है। नियतिवाद की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको बताया था नियतिवाद कि भाई नियति मान लेना कि प्रकृति ही जो कर रही है वही सर्वोपरि है और उसको बदला नहीं जा सकता। नियति समझ रहे हो ना, नाम में नियति है। एंड आप इसे ऐसे कह सकते हो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो नियतिवाद के अनुसार मानव की सभी गतिविधियां पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती हैं। इस विचारधारा में मानव को प्रकृति का दास माना गया। मानव को क्या माना गया? प्रकृति का दास। प्रकृति का दास कौन है? मानव है। जलवायु और स्थलाकृति मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। जलवायु और स्थलाकृतियां लाइक पहाड़ वगैरह, नदियां, ये मानव जीवन को प्रभावित कैसे कर रहे हैं? कि उसे पहाड़ पार करके जाना पड़ेगा, नदी पार करके जाना पड़ेगा, या फिर भूकंप आ गया तो उससे सहना पड़ेगा, उसे प्रकृति का दास बन के जाना पड़ेगा। प्रकृति जैसा करा रही है उसे करना पड़ेगा। ठीक है, यह सिद्धांत प्रारंभिक मानव भूगोल में अत्यंत प्रभावशाली था। भाई साहब खूब उपासी आ रही है यार। तो यह सिद्धांत प्रारंभिक मानव भूगोल में अत्यंत प्रभावशाली था। यानी पहले की जो मानव भूगोल की परिभाषाएं थी ना, वहां पे बड़ा ही अत्यंत प्रभावशाली था। कौन सी परिभाषा? नीतिवाद की परिभाषा, नीतिवाद का सिद्धांत। नीतिवाद पर्यावरण की सर्वोच्च भूमिका को स्वीकार करता है। यह मानव को निष्क्रिय इकाई के रूप में देखता है। निष्क्रिय इकाई मतलब एक तरीके से ये एक्टिव नहीं है। अब ये इसको बहुत कम प्रचलन में आया जाता है, बहुत कम लोग इसको आज की ज्योग्राफी के ऊपर मानते हैं। ठीक है, आजकल जो मानते हैं वो होती है नवनिश्चयवाद को ही मानते हैं। जलवायु के विकास का मुख्य निर्धारक माना जाता है। एंड यह तकनीकी विकास की भूमिका को कम करता है, महत्व कम करता है। इसकी आलोचना मानव स्वतंत्रता को नकारने के कारण हुई है। आधुनिक काल में इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हैं। आप आराम से पढ़ोगे कि नीतिवाद क्या है, मैंने आपको बता दिया है। आपको बस एक्सप्लेन करना है। नोट्स आप पढ़ोगे तो और भी अच्छी बात है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही सकते हो, आप फ्री का टेस्ट दे सकते हो यार। फ्री का टेस्ट दो, तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ऐप डाउनलोड करो बस, लिंक आपको पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ये भी ज्वाइन करो। संभावनावाद, नीतिवाद का अपोजिट क्या है? संभावनावाद। वो कहता है कि हम प्रकृति के दास हैं। ये कहता है नहीं, हम प्रकृति को अपने हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? तो संभावनावाद के अनुसार पर्यावरण अवस्था प्रदान करता है लेकिन निर्णय मानव लेता है। ठीक है, मानव की बुद्धि और तकनीकी क्षमता पर बल देता है। इस सिद्धांत में मानव को सक्रिय और रचनात्मक माना गया है। यह नीतिवाद के विरोध में विकसित हुआ है। लाइक नदी पार करनी है तो मानव अपनी बुद्धि का यूज करेगा, पेड़ काट करके या फिर अरे इतना ज्यादा पेड़ काट करके या लकड़ियों के सहारे, कैसी भी पुरानी लकड़ियां पड़ी हो नीचे गिरी हुई या फिर टूटी हुई, उन लकड़ियों के सहारे एक पुल बनाएगा। अपनी बुद्धि यूज की, अपना निर्णय यूज किया, बट सारा किसका लिया? प्रकृति का। क्यों? पेड़ तो प्रकृति से मिला है ना। प्रकृति से समस्या आई कि नदी पार करनी पड़ रही है और उसी का सॉल्यूशन उसने प्रकृति से ढूंढा है। ये है संभावनावाद। संभावना उसने खुद पैदा की है, समझो। संभावनावाद मानव की स्वतंत्रता को महत्व देता है। मानव की स्वतंत्रता, पर्यावरण को अवसर प्रदान करने वाला तत्व माना जाता है। पर्यावरण को अवसर मिल रहा है। तकनीकी विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह मानव की रचनात्मक क्षमता को स्वीकार करता है। यह समान पर्यावरण में विभिन्न संस्कृतियों को समझकर कार्य करता है।
इसकी आलोचना इसे अत्यधिक आशावादी मानकर की गई है, यानी इसमें आशाएं खूब है प्रकृति से कि हम कुछ भी कर सकते हैं प्रकृति को सहारा लेकर के। ठीक है, नेक्स्ट है नवनीतिवाद। देखिए नवनीतिवाद नीतिवाद और संभावनावाद के बीच का संतुलित दृष्टिकोण है कि भाई ना हम मानव प्रकृति के दास हैं, ना ही हम प्रकृति को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हम दोनों के बीच का एक सिद्धांत लेके आते हैं कि हम प्रकृति के दास भी हैं और प्रकृति को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल भी कर सकते हैं। लाइक दिस, समझिए, इसके अनुसार पर्यावरण सीमाएं तय करता है। सीमाएं होती है एक इंसान की, कौन तय करता है? पर्यावरण तय करता है, लेकिन मानव उन सीमाओं के भीतर कार्य कर सकता है। इसे स्टॉप एंड गो नीतिवाद भी कहा जाता है। ठीक है, यह आधुनिक समय में अत्यधिक स्वीकार्य सिद्धांत है। देखिए नवनीतिवाद संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह मानव और पर्यावरण दोनों की भूमिका स्वीकार करता है। यह सतत विकास पर जोर देता है। यह पर्यावरणीय सीमाओं को महत्वपूर्ण मानता है। अनियंत्रित विकास के विरुद्ध चेतावनी देता है, यानी अगर अनियंत्रित विकास का मतलब है कुछ ऐसी जगह विकास करने जा रहे हो जहाँ पे प्रकृति आपके खिलाफ कह सकते हैं कि एक्शन ले सकती है। लाइक दिस, कि हम इतना ज़्यादा विकास करने के चक्कर में प्रदूषण फैला रहे हैं, और प्रदूषण से क्या हो रहा है? आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है एंड आपके भूकंप की संभावना बढ़ जाती हैं। ज्वार भाटा की जो संभावना है जिनसे कि सुनामी आ सकती है, ज्वार भाटाएं और तेज़ हो रही है, पानी का फ्लो बढ़ रहा है, यानी कि आपका पृथ्वी की प्रकृति के अंदर देखें तो असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि मानव अपनी सीमाएं पार कर रहा है, उनसे हट करके कुछ कार्य करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से अनियंत्रण फैल चुका है। आधुनिक पर्यावरणीय नीतियां इसी सिद्धांत में प्रभावित रहती हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सारे यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, क्लास के एंड तक बने रहिए। आपकी डेडिकेशन देखूंगा मैं कि क्लास के एंड तक कितने लोग बने हुए। बड़े इजी क्वेश्चन है यार, आराम आराम से आप बस सुनते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। वहाँ लिखने में आसानी होगी यार, लिटरली ये मैं मानता हूँ। जब आप सुन के जाते हो ना तो और भी आसानी होती है, पढ़ के जाते हो और भी दिक्कत, बहुत ईजी हो जाता है, बट सुन के तो कम से कम जाओ। भूगोल में द्वैतवाद। देखिए द्वैतवाद का अर्थ है भूगोल का भौतिक और मानव भूगोल में विभाजित करना। द्वैतवाद दो सिद्धांत, भौतिक फिजिकल ज्योग्राफी, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी, अलग अलग दो सिद्धांत दे दिए, टुकड़ा कर दिया, स्प्लिट कर दिया। ये विभाजन अध्ययन की सुविधा के लिए किया गया है ताकि पढ़ाई करने वालों की आसानी हो। ठीक है, लाइक ज्योमेट्री मैथ्स के अंदर अलग कर दी और ट्रिग्नोमेट्री अलग कर दी पढ़ाई करने के लिए, है ना। वैसे ही ज्योग्राफी के जो दो भाग हैं वो अलग अलग कर दिए, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। अध्ययन की सुविधा के लिए इनको अलग किया गया, परंतु वास्तव में दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आधुनिक भूगोल एकीकृत दृष्टिकोण को अधिक महत्व देता है। आधुनिक भूगोल तो क्या कहता है कि दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, कि भाई दोनों एक से जुड़े हुए हैं तो एक साथ पढ़ो भी। द्वैतवाद भूगोल के कृत्रिम विभाजन को दर्शाता है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। मानव भूगोल सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। दोनों शाखाएं एक दूसरे पर क्या करना चाहिए यार, सॉरी लिटरली यार क्लास तैयार करने के चक्कर में बहुत लेट तक जाग लिए। इसके क्लास खत्म होने के बाद मुंह धो करके आऊँगा एंड दोबारा से नहा करके आऊँगा। वैसे तो नहा चुका मैं, फिर दोबारा से नहाना पड़ेगा ताकि नींद खुल जाए। मानव भूगोल सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। ठीक है, दोनों शाखाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। एकीकृत दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक माना जाता है। वास्तविक समस्याओं के समाधान हेतु समग्र अध्ययन आवश्यक है। पूरा अध्ययन करना भी जरूरी है, सिर्फ मानव भूगोल पढ़ के नहीं रह सकते, आपको फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा। मानव भूगोल के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है, समझना है। ये मानव गतिविधियों के वितरण और उनके कारणों का विश्लेषण करता है। इसका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान समझना है, समाधान निकालना है, उनकी बातें करनी है। यह भविष्य की चुनौतियों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। भविष्य की चुनौतियाँ लाइक कितने समय तक प्रदूषण फैलाएंगे तो कितने टाइम में ग्लोबल वार्मिंग पूरी तरीके से आ जाएगी, कब तक ओजोन परत का पूरी तरीके से क्षय हो जाएगा, ये समझने में पता लगा लेगा। तो सॉल्यूशन मुझे ढूंढो, ओजोन परत का पूरी तरीके से क्षय हो जाएगी ये पता करना जरूरी नहीं है, ओजोन परत पूरी तरीके से क्षय क्यों नहीं हो सके, उससे कैसे बचाया जा सके, ये समझा जाए मानव भूगोल में। तो ये अध्ययन करने के काम आता है, फ्यूचर के लिए चुनौतियां जो है समझने के काम आता है। लिखा ना।
मानव भूगोल का उद्देश्य स्थानिक विविधताओं को स्पष्ट करना है। यह कारण और परिणाम के संबंधों को समझाता है कि भाई कारण किस कारण से ये हो रहा है और उसके परिणाम क्या निकल के आएंगे। ठीक है, ये विकास योजनाओं के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। विकास योजनाएं लाइक आज यहाँ पे हमें बांध बनाना है तो हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सी नदी यहाँ पे आ रही है, मानव भूगोल पढ़ना पड़ेगा। मानव भूगोल क्या बताएगा हमें कि ये कितने गाँव को पानी पहुँचाता है एंड किस तरीके से प्रभावित करता है, कौन से मौसम में वर्षा होती है, ये सब कुछ जान करके हम वहाँ बांध बनाएंगे। तो विकास में कार्य आ रहा है भूगोल का। ये जनसंख्या और संसाधनों के संतुलन को समझाता है। जनसंख्या और संसाधन लाइक संसाधन जितने उतनी जनसंख्या को मिले भी, मतलब सब कुछ इनके बीच में बैलेंस बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। ये सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 से ही, अपना यूनिट 1 ही चल रहा है अभी तक। यूनिट 2, 3, 4, 5 वो बाकी है, उनकी भी छोटा से कंप्लीट कर लेंगे अपन। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। प्रमुख शाखाएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव भूगोल की विभिन्न शाखाएं मानव जीवन के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करती हैं। इसमें सांस्कृतिक, आर्थिक, जनसंख्या, राजनीतिक भूगोल प्रमुख है। प्रत्येक शाखा मानव गतिविधियों के विशेष क्षेत्र को समझाती है। इन शाखाओं के माध्यम से मानव समाज का अध्ययन संभव होता है। लाइक मानव भूगोल की अलग अलग शाखाएं हैं, लाइक सांस्कृतिक, आर्थिक, जनसंख्या, राजनीतिक। ये किन की बातें करती है? लाइक धर्म के बारे में बताएगी, लोगों की भाषाओं के बारे में, परंपराओं के बारे में बताएंगी। आर्थिक भूगोल कृषि, उद्योग और व्यापार विश्लेषण करता है। जनसंख्या भूगोल वितरण और घनत्व का अध्ययन करता है। राजनीतिक भूगोल सीमाएं और शासन व्यवस्था को समझता है। ठीक है, चलिए फिर अब हम बात करेंगे आपके भूगोल की जो इकाई नंबर 2 है, यानी यूनिट नंबर 2 के एमसीक्यूज के बारे में, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में, लोकात्मक प्रश्न के बारे में। निबंधात्मक प्रश्न का एक अलग से वीडियो आएगा, एक अलग से क्लास आएगा, छोटी सी क्लास होगी, इसमें सारे निबंधात्मक प्रश्न कंप्लीट करेंगे। इसमें सब लघुत्मक प्रश्न, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स कवर कर रहे हैं। तो नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, फ्री का टेस्ट मिलेगा एप्लीकेशन पे, तो जाकर के फटाफट से ऐप डाउनलोड कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप तो जरूर करना, HYPE हाइप, कमेंट सेक्शन के पास बटन मिल जाता है हाइप का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन फटाफट से। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मानव समूह और जैविक वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो क्या पूछा अपने से, मानव समूह का जैविक वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? एमसीक्यू प्रश्न है फ्रॉम यूनिट 2 यानी इकाई नंबर 2 से। शारीरिक लक्षण के आधार पर किया जाता है, यानी कि मानव समूह का जैविक वर्गीकरण शारीरिक लक्षण के आधार पर किया जाता है। शारीरिक लक्षण का मतलब क्या होता है? प्रजातीय वर्गीकरण, त्वचा, रंग, बालों की बनावट, सिर के आकार जैसे भौतिक गुणों पर आधारित होता है। लाइक बात क्या हो रही है? त्वचा के आधार पर, रंग के आधार पर, बालों की बनावट के आधार पर जैविक वर्गीकरण किया जाता है, जीवों के बीच में वर्गीकरण किया जाता है। जैसे जैविक आधार पर मानव समूह का विभाजन, ठीक है, मानव समूह है उनका विभाजन कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ब्लूमेन बाघ ने कितनी प्रमुख प्रजातियां बताई है? ब्लूमेन बाघ ने 5 प्रजातियां बताई है। कौन कौन सी? कॉकेसॉइड, मंगोलॉइड, निग्रोइड, मलाई और अमेरिकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एपिकैंथलिक फोल्ड किस प्रजाति की विशेषता है? एपिकैंथलिक फोल्ड तो ये मंगोलॉइड प्रजाति की विशेषता है। आंखों पर अतिरिक्त त्वचा है, यानी कि एपिथेनिक फोल्ड यानी मंगोलॉइड प्रजाति की प्रमुख पहचान है जो पूर्वी एशिया में पाई जाती है, यानी आंखों के अतिरिक्त त्वचा होना। ठीक है, यहाँ पर समझ रहे हो, इनकी पहचान है, इनके सिंबल है चेहरे के ऊपर, आंखों के पास में। कॉकेसॉइड प्रजाति का प्रमुख वितरण क्या है? यूरोप। वो कहाँ फैलती है? वितरण मतलब कहाँ है, वो कहाँ पाई जाती है ये प्रजाति कॉकेसॉइड। तो कॉकेसॉइड मुख्यतः यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनकी त्वचा अपेक्षाकृत हल्की होती है। ठीक है, निर्जाति यानी एंथेसिटी का आधार है सांस्कृतिक पहचान। निर्जातीय समूह भाषा, धर्म और परंपरा और साझा इतिहास पर आधारित होते हैं। यह जैविक नहीं बल्कि सांस्कृतिक अवधारणा है। ठीक है, जनजातीय ट्राइब की मुख्य विशेषता क्या है? साझा क्षेत्र और सरल समाज। उनका पहचान क्या है? वो साझा क्षेत्र होता है, ठीक है, और समाज बड़ा ही सरल होता है। जनजाति एक सामाजिक समूह है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है और सरल सामाजिक संरचना रखता है। रक्त समूह के आधार पर वर्गीकरण किसने किया था? विनर ने किया था।
विनर ने ABO और RH रक्त समूह के आधार पर प्रजातीय वर्गीकरण का प्रयास किया था। ठीक है। निग्रोइड प्रजाति का मुख्य वितरण क्षेत्र है उप सहारा अफ्रीका। कौन सा क्षेत्र है? उप सहारा अफ्रीका। इनकी त्वचा गहरी और बाल कुंडलीदार होते हैं। किनकी? निग्रोइड प्रजाति के। प्रजाति निर्जाति और जनजाति में मुख्य अंतर आधार है। इनके बीच में अंतर आधार क्या है? प्रजाति, निर्जाति, जनजाति, इनके बीच में क्या अंतर है? तो इनमें जैविक और सांस्कृतिक तत्व का अंतर है। ठीक है। होमो सैपियंस शब्द का अर्थ है, होमो सैपियंस शब्द का अर्थ है बुद्धिमान मानव। ठीक है। जिसका जो संज्ञा है, वैज्ञानिक संज्ञा दी गई होमो सैपियंस एक तरह की। ठीक है। मानव को नाम दिया गया होमो सैपियंस, वैज्ञानिक तौर पर साइंटिफिक नेम। ठीक है। यहाँ पे आपके रेगिस्तान बन सकते हैं, वही MCQs ही रेगिस्तान में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो बस बताया गया आपको कि इस तरह के रेगिस्तान बन सकते हैं। ठीक है। चलिए फिर अब हम बात करते हैं फिर फटाफट से लघुत्मक प्रश्न, यूनिट नंबर 2 के लघुत्मक प्रश्न फटाफट से शुरू करते हैं ना। मानव समूह के विभाजन के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्या करना है? मानव समूह के विभाजन के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो मानव समूह का विभाजन विभिन्न आधारों पर किया जाता है ताकि मानव समाज की विविधता को समझा जा सके। मुख्यतः विभाजन जैविक, सांस्कृतिक और सामाजिक आधारों पर किया जाता है। जैविक, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रत्येक आधार मानव जीवन को अलग पक्ष को दर्शाता है। ठीक है। मतलब अलग अलग पक्ष को बताएगा। इसमें विश्व में मानव समूह के वितरण और विशेषताओं को समझा जाता है। मानव समूह कैसे फैला हुआ है, किस तरह की उसकी विशेषताएं, ये समझते हैं किसमें? मानव समूह के विभाजन के अनुसार। लाइक जैविक तौर पर विभाजन ऐसा किया हुआ है, सांस्कृतिक तौर पर ऐसा किया हुआ है। तो उनकी अलग अलग विशेषताएं समझेंगे कि सांस्कृतिक क्या विशेषता क्या है, जैविक में क्या विशेषता है। मानव समूह प्रजाति विभाजन भौतिक विशेषताओं पर आधारित होता है। निर्जातीय विभाजन सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं पर आधारित होता है। जनजातीय विभाजन सामाजिक संगठन और क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। मतलब सबके अंदर बताया गया किसमें क्या किया जाता है। आराम से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। प्रजाति, निर्जाति और जनजाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं सारे, कोई पूछ रहा होगा मेरे को पक्का है कि नहीं, कोई कमेंट में लिख रहा होगा सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? अरे भाई ये इंपॉर्टेंट है। हर यूनिट से सिर्फ 10 प्रश्न ही लेके आए हैं लघुत्मक के। ये 10 प्रश्न है, हर यूनिट के 10-10 है, टोटल 50 प्रश्न हो गए। 50 प्रश्न आराम से लघुत्मक कंप्लीट करो। बहुत कम चांस है कि इनसे बाहर आएगा। अगर आ भी जाता है तो कहाँ से आएगा? हमारे नोट्स से आएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, नोट्स पढ़ लो, वहाँ से तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा कि उसमें सब कुछ कवर किया गया है। प्रजाति, निर्जाति और जनजाति 3 अलग अवधारणाएं हैं जो मानव समूह को समझाने के लिए उपयोग की जाती हैं। प्रजाति जैविक आधार पर होती है जबकि निर्जाति सांस्कृतिक पहचान पर आधारित होती है। ठीक है। जनजाति सामाजिक और भौगोलिक संगठन को दर्शाती है। इन तीनों के आधार पर अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें एक समान नहीं माना जा सकता। ठीक है। प्रजाति अलग चीज़ है, निर्जाति अलग चीज़ है, जनजाति अलग चीज़ है। कैसे अलग है? ये जनजाति का समाज अलग है, भौगोलिक संरचनाएं अलग है, सांस्कृतिक तौर तरीके अलग हैं, जैविक विविधताएं हैं, जैविक आधार है इनका। ठीक है। तो क्या लिखोगे पॉइंट्स में? प्रजाति का संबंध त्वचा के रंग, शारीरिक बनावट से होता है। निर्जाति का आधार भाषा, धर्म और परंपरा होती है। आज की क्लास में थोड़ा सा कैमरा का एंगल थोड़ा सा चेंज है, इस वजह से आपको थोड़ा सा डल दिख रहा होगा कैमरा, कोई नहीं, इसको एडजस्ट करेंगे अगली क्लास में। जनजाति का संबंध निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से होता है। प्रजाति वंशानुगत विशेषताओं पर आधारित होती है, यानी वंश के आधार पर पीढ़ी दर बढ़ती रहती है। उनमें विशेषताएं चेंज होती रहती है, विशेषताओं में अंतर बहुत कम आता है। निर्जातीय पहचान सांस्कृतिक चेतना से जुड़ी होती है। जनजातीय समाज में सरल सामाजिक संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन अपना ब्लूमैन जो है, ब्लूमैन बाघ के प्रजातीय वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो ब्लूमैन बाघ ने मानव को 5 प्रमुख प्रजातियों में समूह में विभाजित किया है। उन्होंने कपाल माप, भौतिक लक्षणों के आधार पर, कपाल माप यानी हड्डियों की बनावट के आधार पर, लंबाई चौड़ाई के अनुसार, पता था ना आपको, मस्तिष्क सूचकांक, एंड भौतिक लक्षणों के आधार पर यह वर्गीकरण किया है। उनका वर्गीकरण लंबे समय तक प्रभावशाली रहा। उन्होंने कांकेसॉइड, मंगोलॉइड, निग्रोइड, मलाई और अमेरिकन समूह शामिल थे। ठीक है। क्या आप इनमें पॉइंट्स लिख सकते हो, समझो। तो पॉइंट्स में क्या लिखोगे? उन्होंने कपाल माप को किया, देन कांकेसॉइड उन्हें सर्वोत्तम कपाल वाला माना गया है जो जनजाति है, एंड मंगोलॉइड समूह पूर्वी एशिया में पाया जाता है। निग्रोइड समूह मुख्य अफ्रीका में पाए जाते हैं।
यह वर्गीकरण आज पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, जनजातियों का ये जो वर्गीकरण है मस्तिष्क सूचकांक और ब्लूमेनबार्ग के तरीके के अनुसार बहुत कम तरीके से आज के टाइम में माना जाता है। नया तरीका आ गया आज के टाइम में। प्रजातीय वर्गीकरण की समस्याएं बताइए। तो देखिए, प्रजातीय वर्गीकरण को आधुनिक विज्ञान में पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता। इसकी सीमाएं स्पष्ट नहीं है और विभिन्न समूहों में आपसी मिश्रण पाया जाता है। आनुवंशिक दृष्टि से सभी मनुष्य लगभग समान है, इसलिए प्रजातीय विभाजन को सामाजिक निर्माण भी माना जाता है। ठीक है, प्रजातियों की सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं की जा सकती हैं। एक ही प्रजाति के भीतर भी व्यापक विविधता पाई जाती है। सभी मनुष्य जैविक रूप से एक ही प्रजाति के सदस्य हैं। ऐतिहासिक रूप से इसका दुरुपयोग भेदभाव के लिए हुआ है। भेदभाव की प्रक्रिया फैल गई इससे। निर्जातीय समूह की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो निर्जातीय समूह ऐसे लोगों का समूह होता है जिनकी सांस्कृतिक पहचान समान होती है। मतलब सांस्कृतिक पहचान, संस्कृति तो उनकी एकदम सेम टू सेम है, बट उनकी जो क्या बोलते हैं जैविक संरचना है वो अलग होती है। इनमें भाषा सेम होती है, धर्म सेम होता है, ऐतिहासिक परंपराएं भी सेम होती है, लगभग रिलेट करती हैं, साझा करती हैं, बट यह जैविक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। निर्जातीय समूह अक्सर अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखता है। ठीक है, निर्जातीय समूह साझा सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होते हैं। इनमें भाषा और धर्म की समानता पाई जाती है। इसके सदस्य समान ऐतिहासिक चेतना रखते हैं। इनकी अपनी विशिष्ट परंपराएं और रीति रिवाज होते हैं। ये समूह अक्सर निश्चित क्षेत्र से जुड़े होते हैं। निर्जातीय पहचान सामाजिक एकता को मजबूत बनाती है। ठीक है, भारत की प्रमुख जनजातियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इन्हें देख सकते हो, आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो, है ना। आंसर भी बहुत अच्छे से बनाया गया है। छोटा है बिकॉज हमने बड़े क्वेश्चन आंसर यहाँ कराएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो जाएगी, इसलिए हमने नोट्स में डाल दिया है। नोट्स में भी हम और अगले साल और भी बड़े नोट्स लेके आएंगे। छोटे नोट्स तो हमने तैयार कर ही रहे हैं, बड़े नोट्स भी लेके आएंगे ताकि अगर किसी को डिटेल में लिखना है तो डिटेल में भी लिख सके। भारत में अनेक जनजातीय समूह पाए जाते हैं जो भौगोलिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में बसे हुए हैं। भील, गोंड और संथाल प्रमुख जनजातियां हैं। ठीक है, ये मुख्यतः मध्य और पूर्वी भारत में केंद्रित है। पूर्वी भारत समझ लो, ऊपर का भारत, उत्तर प्रदेश, अपने मध्य प्रदेश, लगभग राजस्थान का एरिया आ गया, दिल्ली भी आ गया। ठीक है, पहाड़ी इलाके आ गए। इनकी आजीविका कृषि और वन संसाधनों पर आधारित होती है। ठीक है, भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। गोंड मध्य भारत में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। संथाल झारखंड और पश्चिम बंगाल में केंद्रित हैं। अधिकांश जनजातियां कृषि और वन संसाधनों पर निर्भर हैं। जनजातीय समाज में गोत्र व्यवस्था पाई जाती है। इनकी सांस्कृतिक परंपराएं अत्यंत समृद्ध होती हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या करें यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। भोजन एकत्रीकरण की विशेषताएं लिखिए। तो ये भोजन एकत्रीकरण मानव की सबसे प्राचीन आर्थिक गतिविधि है। ठीक है, आखेट समझ लो, शिकार करना। इसमें मनुष्य वनस्पतियों और जंगली जीवों से भोजन प्राप्त करता है। इसमें बहुत कम पूंजी और साधारण उपकरणों का प्रयोग होता है। पत्थर को नुकीला किया, आगे से तीखा बनाया और भाला बना करके फेंक दिया, शिकार कर लिया। इस तरीके से आखेटन किया जाता था। यह मुख्यतः कठोर जलवायु में क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या तरीका? भोजन एकत्रीकरण का ये तरीका। भोजन एकत्रीकरण में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। इसमें अधिशेष उत्पादन लगभग नहीं होता है। यह गतिविधि साधारण तकनीक पर आधारित होती है। इसमें सामूहिक स्वामित्व की भावना की होती है। ठीक है, एंड यह मुख्यतः शिकार और संग्रह पर आधारित होती है। आधुनिक समय में यह गतिविधि बहुत सीमित रह गई है। ये लगभग इस तरह समझो वहाँ अपनाई जाती है जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। खेती नहीं की जा सकती है तो वहाँ पे खाएंगे क्या, तो हम शिकार करेंगे, फल फ्रूट जो वनस्पतियाँ हैं जो बन रहे हैं वो उन्हें तोड़ेंगे, उनका एकत्रीकरण करेंगे, संग्रह करेंगे। ठीक है, स्थानांतरित कृषि का वर्णन कीजिए। झूम कृषि समझ लो। स्थानांतरित कृषि एक ऐसी पद्धति है जिसमें वन क्षेत्र को काट कर और जलाकर खेती की जाती है। कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद भूमि को छोड़ दिया जाता है, फिर किसान नए क्षेत्र में खेती शुरू करते हैं। बाद में इसे झूम कृषि कहा जाता है। उससे क्या होता है, भूमि उपजाऊ हो जाती है। एक तरह से भूमि के जो गुण हैं वो एक बार से दोबारा से तैयार हो जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। जो अंदर दब गए थे वो ऊपर उठ जाते हैं। बट बार बार एक जगह पे स्थानांतरण कृषि करने से उसकी उर्वरता भी खत्म हो जाती है, उसके गुण खत्म हो जाते हैं उस भूमि के। स्थानांतरित कृषि मुख्यतः पहाड़ी और वन क्षेत्रों में की जाती है। इसमें वनस्पति को जलाकर राख से उर्वरता प्राप्त की जाती है। कुछ वर्षों बाद भूमि को वनस्पति के लिए छोड़ दिया जाता है।
यह पद्धति उत्तर पूर्व भारत में अधिक प्रचलित है। इसमें वन विनाश और मिट्टी अपरदन की समस्या होती है। सरकार इसके स्थान पर स्थायी कृषि को बढ़ावा देती है। सरकार तो मना करती है भाई क्यों आग लगा रहे हो। सॉरी, एक्चुअली जुकाम भी हो रहा है मेरे को। कपाल सूचकांक, सेफलिक इंडेक्स यानी मानव सूचकांक, मैंने आपको बताया था ना मस्तिष्क सूचकांक, वो बता रहा हूं मैं आपको, मानव नहीं मस्तिष्क। कपाल सूचकांक मानव की खोपड़ी की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात को दर्शाता है। इसका उपयोग प्रजातीय वर्गीकरण में किया जाता है। इसके आधार पर मानव को लंबमुखी, मध्यमुखी, गोलमुखी समूह में बांटा गया है। लंबमुखी यानी लंबा मुख, मध्यमुखी मध्य से लंबा है, गोल है यानी गोलाई का आकार का है। आधुनिक समय में इसका महत्व सीमित हो गया है। ठीक है, मानव सूचकांक खोपड़ी के आधार पर किया जाता है, पारंपरिक विधि है एंड इससे विशेषताएं पता चलती है जैवों, मानव जैवों की। ठीक है, बट आधुनिक विज्ञान में इसे पूर्णतः सिद्ध नहीं माना गया है, स्वीकार नहीं किया गया। जनजातीय समाज की सामाजिक विशेषताएं, देखिए जनजातीय समाज सरल सामाजिक संरचना है। यह समाज एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। इनके रीति रिवाज परंपराएं विशिष्ट होती हैं। अर्थव्यवस्था प्रकृति पर आधारित होती हैं, क्योंकि भाई आखेट करेंगे, शिकार करेंगे, वनस्पतियों से कंदमूल इकट्ठा करेंगे। जनजातीय समाज में गोत्र व्यवस्था पाई जाती है। इनका जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है। इनकी सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत सरल होती है। परंपराएं, लोक संस्कृति अत्यंत समृद्ध होती है। सामूहिक निर्णय प्रणाली प्रचलित होती है। इनकी बाहरी समाज को संपर्क सीमित रहता है, बाहरी समाज से बहुत कम संपर्क रहता है। ठीक है, चलिए फिर आपकी कंप्लीट होता है यूनिट 2 भी। यूनिट 2 के एमसीक्यूज कर लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स कर लिए, लघुत्मक प्रश्न कर लिए। अब बात करें यूनिट नंबर 3 यानी इकाई नंबर 3 के एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, लघुत्मक प्रश्नों की। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हाइप भी करना एंड हाइप करने के बाद में, क्लास देखने के बाद में फ्री का टेस्ट डाउनलोड करना है। कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, फ्री का टेस्ट दोगे। वीडियो का लिंक आपको, वीडियो के लिंक के अंदर चैनल का लिंक, एप्लीकेशन का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सभी का लिंक आपको पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं अपन। ओके, चलिए फ्रेंड्स से आगे से कंटिन्यू करते हैं अपन, है ना। तो अपना यूनिट नंबर जो 3 है वहाँ का एमसीक्यू देखते हैं। पर्यावरणीय अनुकूलन का अर्थ है, पर्यावरणीय अनुकूलन का अर्थ है समाज, जी अपना पर्यावरण है, पर्यावरण के साथ समायोजन। देखिए, पर्यावरणीय अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें मानव अपने प्राकृतिक परिवेश के अनुसार जीवन शैली विकसित करता है। यह समायोजन और जैविक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप में होता है। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड फॉर्मली एकदम आराम से परिभाषा भी लिख सकते हो। एक्सप्लेनेशन की जो परिभाषा है ना, ये आप अपने आंसर में कहीं पे भी फिट कर सकते हो। ये वो आप परिभाषाएं होती हैं लगभग जो किसी भी आंसर के अंदर ढल जाती हैं। लाइक पर्यावरण की परिभाषा है, वो कहीं पे भी ढल सकती है, तो इनसे आंसर बड़ा बन जाता है। आप देख सकते हो कहाँ फिट हो रही है। अगले सेमेस्टर में हम इन चीज़ों को और डीपली जाएंगे, पूरे तरीके से आंसर राइटिंग भी समझाएंगे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए कि बेस्ट नंबर्स मिले। अगले सेमेस्टर में करेंगे, इस सेमेस्टर में इतना कुछ कर पाना अभी पॉसिबल नहीं है। एस्किमो इनपुट किस क्षेत्र में निवास करते हैं? देखिए, ये आर्कटिक क्षेत्र में निवास करते हैं। एस्किमो इनपुट उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के अत्यंत शीत प्रदेशों में रहते हैं। वही तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। कितना गिर जाता है? -40 डिग्री 40 सेल्सियस एस्किमो इनपुट में। चलिए फिर नेक्स्ट है इग्लू किसका उदाहरण है? इग्लू समझा है? ये भी समझाऊंगा। इग्लू होता है बर्फ का बड़ा हुआ एक तरह से घर, समझिए आपका। ठीक है, घर भी नहीं होता, ये एक तरह की गोलाकार, अर्धगोलाकार, चंद्राकार डिजाइन होती है, ऊपर से पूरा कवर होता है इग्लू। ठीक है, आगे की इमेज भी आ जाएगी आपको, इग्लू की इमेज मिल जाएगी, जिसमें बर्फ से पूरा ढक देते हैं एंड अंदर गर्म रहता है, ठंड से बचने के लिए, बर्फबारी से बचने के लिए होता है। तो इग्लू किसका उदाहरण है? तकनीकी अनुकूलन का। इग्लू बर्फ से निर्मित आवास है जो ठंड से बचाव करता है। ये पर्यावरण के अनुसार विकसित तकनीकी समाधान है। पर्यावरण के अनुसार, लाइक देखिए बर्फ आ रही है, उसी बर्फ से हमने बर्फ से बचने के लिए बर्फ से ही हमने इग्लू बनाया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमने पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढाला है, अनुकूलन किया है। बुशमैन किस मरुस्थल क्षेत्र में पाए जाते हैं? सैन। ठीक है, तो देखिए बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। वे गर्म और शुष्क जलवायु के अनुसार जीवन शैली अपनाते हैं। जो जाति है ना बुशमैन जनजाति। पिग्मी जनजाति किस प्रकार के क्षेत्र में निवास करती है? तो पिग्मी जनजाति उष्णकटिबंधीय वर्षावन में निवास करती है। पिग्मी लोग अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षावन में पाए जाते हैं। उनका जीवन शिकार और खाद्य संग्रह पर आधारित होता है। ठीक है, अगले सेमेस्टर में लिटरली कह रहा हूँ, वादा है मेरे आपसे, अगले सेमेस्टर में बहुत कुछ खास करने वाले हैं। लिटरली मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारे नए डिवाइसेस मंगाए,
मतलब इतने सारे नए डिवाइसेस मंगाए हैं जिनका हम यूज़ करेंगे अगले सेमेस्टर में, और वो डिवाइसेस इतना हेल्प करेंगे अगले सेमेस्टर की क्लासेस में, मज़ा आ जाएगा। और बट मत देखिए, अब इतने सारे डिवाइसेस मंगा रहा हूँ मैं, खर्चा सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, ठीक है, खर्चा किए जा रहे हैं। इस वजह से हमने थोड़ी बहुत कोर्स में प्राइस रखी है, बट वहाँ पे भी आप सपोर्ट दिखाओ तब ना, तो आप सपोर्ट दिखाइए यार, थोड़ा सा कोर्स परचेज़ कीजिए कि हमें वो 149 रुपीज़ का एक कोर्स है, आप सपोर्ट करेंगे थोड़ा बहुत, हम और अच्छी चीज़ें लेकर के आएंगे, हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर, गौंड जनजाति मुख्यतः किस प्रकार के क्षेत्र में निवास करती है? पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। गौंड मध्य भारत के पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। उनकी अर्थव्यवस्था कृषि और वनोपज पर आधारित होती है, ठीक है, वन से जो उपज बनती है ना, वनोपज। मसाई जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में मसाई जनजाति पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका लाइक केन्या और तंजानिया। पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था होती है इनकी। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले गुज्जर मुख्यतः किस गतिविधि से जुड़े हैं? तो पशुपालन गतिविधि से जुड़े हुए हैं। वे मौसमी प्रभावी अपनाते हैं, ठीक है, मौसमी प्रवास अपनाते हैं, मतलब मौसम के अनुसार अपने स्थान को चेंज कर लेते हैं। जैविक अनुकूलन का संबंध है, तो देखिए जैविक अनुकूलन का संबंध है शरीर की संरचना से, ठीक है। ट्रांसह्यूमेंस का अर्थ है, ट्रांसह्यूमेंस का मतलब है ऋतु प्रवास या मौसमी प्रवास भी आप कह सकते हो इसे, तो मौसमी पशु प्रवास से। इसमें मौसमी पशुचारण प्रणाली होती है, लाइक हरा घास पशुचारण के लिए होता है, तो अब भाई मौसम के लाइक यहाँ पे बर्फ़ गिर गई तो अब हमें जगह चेंज करनी पड़ेगी ना, तो मौसमी पशुओं के लिए किए जाने वाला मौसमी प्रवास, जिसे ऋतु प्रवास भी कहा जाता है और मौसमी पशु प्रवास भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब ऊंचाई वाले स्थान पर जाना, नीचाई वाले स्थान पर जाना, इस तरह के क्षेत्रों में प्रवास करना। रेगिस्तान मैंने वही बताया, जो आपके MCQs हैं उन्हीं को रेगिस्तान में कन्वर्ट कर दिया गया, बस आपको आइडिया लग जाए कि भाई कैसे हो सकते हैं रेगिस्तान, कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आप इन्हें पढ़ भी सकते हो। सांस्कृतिक अनुकूलन, अच्छा अब लघुत्मक प्रश्नों की बात करें, यूनिट नंबर 3 के लघुत्मक प्रश्न फटाफट से शुरू करते हैं और कंप्लीट भी कर लेते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन अपना, सांस्कृतिक अनुकूलन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, सांस्कृतिक अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज अपनी परंपराओं और जीवन शैली को पर्यावरण के अनुसार ढालता है। क्या करता है? मानव समाज अपनी प्रक्रियाओं को, अपने तौर तरीकों को प्रकृति के अनुसार ढाल रहा है, ठीक है, जीवन शैली के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार ढाल रहा है। इसमें भोजन, वस्त्र और आवास शामिल होते हैं। यह जैविक अनुकूलन से अलग सामाजिक प्रक्रिया है। प्रत्येक क्षेत्र में सांस्कृतिक अनुकूलन और अलग रूप से दिखाई देता है, ठीक है। सांस्कृतिक अनुकूलन सामाजिक व्यवहार से संबंधित होता है। भोजन और वस्त्र जलवायु के अनुसार बदलते हैं। आवास निर्माण स्थानीय सामग्री पर आधारित होता है। धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं भी प्रभावित होती हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होता है। यह पर्यावरण के प्रति मानव की रचनात्मक प्रतिक्रिया है। नोट्स पढ़ोगे आराम से समझ में आएगा, खुद पॉज करके पढ़ोगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। तकनीकी अनुकूलन का महत्व स्पष्ट कीजिए। सारे इंपॉर्टेंट है, 10 लेके आता हूँ हर यूनिट के, सारे इंपॉर्टेंट है। तकनीकी अनुकूलन में मानव उपकरण तकनीक के माध्यम से पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करता है। यह आधुनिक विकास का आधार है। इसमें उत्पादन क्षमता बढ़ती है। ये मानव को कठोर और परिस्थितियों में रहने योग्य बनाता है। मतलब तकनीकी अनुकूलन क्या होता है? तकनीकी क्षमताएं बढ़ गई है, इस वजह से वो किसी भी परिस्थिति में अब रह सकता है, निवास कर सकता है। ये उनके पास क्षमता ऐड हो गई है, ठीक है। तो क्या क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं? तकनीकी अनुकूलन उपकरणों के विकास से जुड़ा हुआ है, उपकरण के विकास होते हैं, ठीक है। यह कृषि और उद्योग में उत्पादन बढ़ाता है। कठोर जलवायु में जीवन संभव बनाता है। कठोर जलवायु लाइक एकदम ठंडे बड़े इलाके में भी हम निवास कर सकते हैं अगर हमारे पास में तकनीक है। तकनीक कैसे? हमारे पास में पोर्टेबल गैस चूल्हा है, लाइक जिसे कहीं पे भी लेकर जा सकते हैं, ऐसे गैस चूल्हा है। हीटर है जिसे हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। हीटर चलेगा कैसे? सोलर प्लेट लगा रखी है हमने, कुछ ऐसा कर रखा है। मतलब तकनीक का उपयोग करके हम जीवन को आसान बना सकते हैं। आधुनिक परिवहन और संचार इसका उदाहरण है। यह मानव की सृजनात्मक क्षमता को दर्शाता है। तकनीक के बिना आधुनिक सभ्यता संभव नहीं है, ठीक है। आधुनिक सभ्यता तकनीक के बिना संभव नहीं है। पर्यावरणीय अनुकूलन की परिभाषा दीजिए। पर्यावरण अनुकूलन पूछ ले तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, अनुकूलन समझाइए, तो अनुकूलन के टुकड़े आप कर दीजिएगा। पर्यावरण अनुकूलन, तकनीकी अनुकूलन, सबका वर्णन कर दीजिएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। पर्यावरणीय अनुकूलन, तो देखिए पर्यावरणीय अनुकूलन वह प्रक्रिया है, वह साधारण सा तरीका है जिसके द्वारा मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार अपने जीवन को बदल लेता है, अपने जीवन को ढाल लेता है। यानी मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण, अपने आसपास के पर्यावरण के अनुसार खुद को बस ढाल लिया। यह अनुकूलन जलवायु, स्थल, रूप, संसाधनों के आधार पर विकसित होता है। यह जैविक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप में दिखाई देता है। मानव समूह पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव के आधार पर अनुकूलन विकसित करते हैं, ठीक है। लाइक मान लीजिए कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो मछलियाँ नहीं खाता है, ठीक
ठीक है, परंतु अब ऐसी जगह पे निवास करने लग गया है, उसकी पर्यावरण की जो उसकी प्रकृति का आवास है, जो वहाँ का आसपास का क्षेत्र है, वो आवास ऐसा है कि वहाँ पे मछली के अलावा उसे कुछ और मिलता ही नहीं, तो उसने अपनी जीवन शैली क्या बना ली, मछली खाना बना लिया। उसका जो परिवेश है अब वो इस तरह का बन गया है, अपने आप को ढाल लिया उसने, है ना। तो ये बताना चाह रहा है पर्यावरणीय अनुकूलन मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे समय के साथ विकसित होती है। जलवायु अनुकूलन का सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। अनुकूलन के बिना मानव जीवन कठिन हो जाता है। यह स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरणीय अनुकूलन के प्रकार स्पष्ट कीजिए। पर्यावरणीय अनुकूलन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला जैविक अनुकूलन, जिसमें शरीर की संरचना में परिवर्तन होता है। दूसरा तकनीकी अनुकूलन, जिसमें उपकरण और आवास शामिल होते हैं। ठीक है, एक तो जैविक होता है और एक तकनीकी होता है। एक तीसरा सांस्कृतिक होता है, जिसमें अनुकूलन परंपराएं और सामाजिक व्यवस्थाएं शामिल होती हैं। तो आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर एस्किमो के जैविक अनुकूलन का वर्णन कीजिए। आपको पीछे कुछ दिखाई दे रहा है ना, वो इग्लू भी है। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना पीछे, ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है वाली, इसमें आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये एक तरह का क्या बोलते हैं, इसे इग्लू भी कहा जाता है, बर्फ का बना हुआ है। एंड एस्किमो भी हम कहते हैं। एस्किमो क्या कहते हैं, जलवायु को कहते हैं। तो एस्किमो अत्यंत ठंडे आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं। एस्किमो जनजाति है। अभी तक याद नहीं हो रहा आपको, सिलेबस पढ़ा नहीं था क्या, सिलेबस वाली क्लास नहीं ली थी क्या? इससे पहले एक सिलेबस की क्लास आई थी, उसमें बताया था मैंने कौन कौन सी जनजातियां पढ़ेंगे। तो एस्किमो जनजाति की बात हो रही है। ठीक है, एस्किमो अत्यंत ठंडे आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं। इग्लू जैसे ये आकृति ना, ये बना हुआ घर, इस इग्लू में रहते हैं। एंड इसलिए इनका क्षेत्र जो है बड़ा छोटा होता है। उनके शरीर में विशेष अनुकूलन विकसित होते हैं। उनका शरीर छोटा और चौड़ा होता है, जिसमें ऊष्मा का संरक्षण हो सकता है। ठीक है, ऊष्मा उनमें बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है, ताकि वो वहाँ पे, उनका शरीर बन गया इस तरीके का। उनके शरीर में मोटी वसा की परत होती है, पाई जाती है। उनका चयापचय भी उच्च होता है, जिसमें शरीर में गर्मी बनी रहती है। यानी जो पाचन क्रिया है ना, वो भी उनकी थोड़ी सी अलग हो गई हो कि भाई इतनी देर में खाना पचता है, क्योंकि गर्मी जो है वो ज़्यादा तक बनी रहे। एस्किमो का कद अपेक्षाकृत छोटा होता है। उनके शरीर में मोटी वसा परत पाई जाती है, यानी चमड़ी जो है मोटी होती है। उनका चेहरा गोल और अंग छोटे होते हैं। उनका चयापचय दर उच्च होती है। उनकी त्वचा ठंड से सुरक्षा प्रदान करती है। उनमें आनुवंशिक स्तर भी ठंडे सहन की क्षमता रखते हैं। ठीक है, बुशमैन के जल अनुकूलन को स्पष्ट कीजिए। तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। यहाँ जल की कमी होती है। वे पौधों और कदमों में जल प्राप्त करते हैं। वे मिट्टी और पशु व्यवहार में जल स्रोत पहचान लेते हैं। उनका शरीर भी जल संरक्षण के लिए अनुकूलित होता है। ठीक है, बुशमैन विशेष पौधों से जल प्राप्त करते हैं। वे जमीन के रंग और नमी से जल स्रोत पहचान लेते हैं कि भाई यहाँ पे पौधा इस तरह का रंग का, मतलब यहाँ पे पानी पाया जा सकता है, वो पहचान लेते हैं। उनकी मूत्र प्रणाली जल बचाने में सक्षम होती है। एंड वे लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। वे टीसामा तरबूज का उपयोग कर जल स्रोत के रूप में करते हैं। उनका जीवन जल के कुशल प्रबंधन पर आधारित होता है। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, बुशमैन प्रजाति की बात हो रही है। पिग्मी, तो देखिए पिग्मी उष्ण वर्षा वनों में निवास करते हैं, जहाँ भोजन सीमित हो, वन घना हो। ठीक है, छोटे कद के कारण वे घने जंगल में आसानी से चल सकते हैं। उच्च आर्द्रता, स्थिर तापमान में छोटा शरीर और ये अनुकूल रहता है उनका। जैविक और आनुवंशिक अनुकूलन का परिणाम है। घने जंगल में छोटा शरीर है अधिक अनुकूल होता है। सीमित भोजन संसाधन छोटे कद को बढ़ावा देते हैं। उच्च आर्द्रता पाई जाती है। उनकी वृद्धि जो है बचपन में धीमी हो जाती है। उनका शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता से विकसित होता है। किनका, पिग्मी जनजाति का। यह अनुकूलन हजारों वर्षों तक विकसित होता है। मतलब इनमें जो प्रक्रियाएं हुई ना, यहाँ पे जो इनका ढाल हुआ ना, मतलब कि ये जो अपने इस पर्यावरण में ढल गए हैं, ये हजारों वर्षों तक इन्हें टाइम लगा है यहाँ की प्रकृति के अनुसार ढलने में। ठीक है, समझ रहे हो, यानी कि इस जलवायु में ढलने के लिए उन्हें हजारों वर्षों का समय लगा है। बात आती है मसाई के पशुपालन तंत्र का वर्णन कीजिए। देखिए मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका के पठारी क्षेत्र में रहते हैं। एक पशुपालन का प्रश्न भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। पशुपालन का एक प्रश्न तो बन के आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। मसाई पूर्वी अफ्रीका के पठारी क्षेत्र में रहते हैं और पशुपालन उनकी मुख्य आर्थिक गतिविधि है। वे मवेशियों पर निर्भर रहते हैं, मवेशी जानवर हो गए, और मौसमी प्रवास करते हैं। दूध, मांस और रक्त उनके भोजन के प्रमुख स्रोत हैं। उनका सामाजिक जीवन भी पशुधन पर आधारित होता है।
मोज़ाई की अर्थव्यवस्था मवेशियों पर आधारित होती है। वे बेहतर चारागाह की खोज में स्थान बदलते हैं यानी मौसमी प्रवास करते हैं। दूध उनका मुख्य भोजन होता है। पशुधन सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। लाइक किसी के पास 1 लाख रुपए पड़े हों, वो इतनी बड़ी प्रतिष्ठा वाली बात नहीं है, बट किसी के पास 1 लाख रुपए की भैंस है, गाय है या फिर कोई जानवर है, तो उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुधन है, सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। समझ रहे हो? उनकी आयु वर्ग प्रणाली पशुपालन से जुड़ी होती है। वे सावाना घास मैदान के अनुसार जीवन ढालते हैं। ठीक है। नागा की सीढ़ीदार खेती की विशेषता बताइए। तो देखिए, नागा जनजातियों की नागा पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ ढलानों पर खेती कठिन होती है, इसलिए वे सीढ़ीदार खेत बनाते हैं। सीढ़ीदार खेत, ठीक है, यानी कि ऐसे ऐसे बनाते हैं। आप कैसे समझोगे यार? यहाँ पे सीढ़ीदार खेत समझ रहे हो आप? समझ जाओगे, सीढ़ियाँ होती है ना, वैसे बनाते हैं। इससे मिट्टी का अपरदन कम होता है और जल संरक्षण होता है। यह तकनीकी अनुकूलन का उत्कृष्ट उदाहरण है। जल संरक्षण होता है, मिट्टी का अपरदन कम होता है। सीढ़ीदार खेती ढलानों पर की जाती है। पत्थर की दीवारें मिट्टी को रोकती हैं। सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है, इसमें भूमि की उर्वरता बनी रहती है। ये तकनीकी पीढ़ियों से चली आ रही है। कितनी तकनीक जो है ये पीढ़ियों से चली आ रही है। यह पर्वतीय अनुकूलन का श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय और मैदानी अनुकूलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में ढलान और ठंड अधिक होती है, इसलिए वहाँ सीढ़ीदार खेती और मौसमी प्रवास होता है। मैदानी क्षेत्रों में समतल भूमि और अधिक कृषि संभावनाएं होती है। पर्वतीय जीवन अधिक गतिशील होता है, जबकि मैदानी जीवन स्थायी होता है। दोनों क्षेत्रों में अनुकूलन पर्यावरण के अनुसार ही किया जाता है, मतलब पर्यावरण के अनुसार मानव इसको अपने आप को ढाल लेता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप नीचे पढ़ लीजिएगा, इनको अपन डिस्क्राइब करेंगे अपने टॉपिक के अंदर, अपने वीडियो के अपने आंसर के अंदर। अब बात करेंगे इकाई नंबर 4 यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, आपको अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड का लिंक नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड वीडियो खत्म होते ही वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, प्यारा सा कमेंट करना। हम सारे कमेंट्स आपके पढ़ते हैं, उनका जवाब देते हैं एंड एक क्लास लेके आएंगे जिसमें सारे कमेंट्स का रिव्यू करेंगे, किसने कितना बढ़िया कमेंट किया पढ़ के बताएंगे। ठीक है, एंजॉय करेंगे कमेंट क्लास को, कमेंट्स पढ़ेंगे सारे। तो प्यारा सा कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना है। कंफ्यूज हो रहे हो क्या सर? कंफ्यूज ना हो, नींद पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ? कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए ना। सही बात है यार, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अरे क्लास अटेंड करो। चलो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट है अपना जनसंख्या घनत्व का सूत्र है। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? कुल जनसंख्या और उसमें भाग दे देना आपको क्षेत्रफल का, तो निकल जाएगी अपनी जनसंख्या घनत्व। एंड ये 1000 प्रति व्यक्ति, 1 किलोमीटर में 1000 प्रति व्यक्ति देखा जाता है कि भाई 1000 व्यक्ति के तौर पे इसको काउंट किया करते हैं कि अगर आपकी 1 किलोमीटर है तो 1000 में से कितने लोग वहां पाए गए हैं। ठीक है, समझे? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है तो ये है एशिया। 60% से भी ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप पे रहती है पूरी विश्व की, समझो। और दक्षिण और पूर्वी एशिया तो घनी आबादी वाले क्षेत्र है। कौन से? दक्षिण और पूर्वी एशिया, जिसके अंदर भारत भी शामिल है, चीन, भारत। इंडो गैंजेटिक मैदान किस कारण से घनी आबादी वाला क्षेत्र है? तो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाला। ठीक है। सहारा मरुस्थल में जनसंख्या विरल होने का मुख्य कारण क्या है? जल की कमी। मरुस्थल का क्या कारण हो जाता है? जल की कमी। शून्य जनसंख्या वृद्धि, JPG का अर्थ क्या है? जन्म दर इज इक्वल टू मृत्यु दर, यानी कि जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। जब जन्म दर और मृत्यु दर समान हो जाती है तब जनसंख्या वृद्धि शून्य हो जाती है। ना ही मतलब जितना जन्म हो रहा है उतना ही मरण हो रहा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जीरो है, समझे? ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, ना प्लस ना माइनस। अनुकूलतम जनसंख्या यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन का संबंध है संसाधनों के सर्वोच्चतम उपयोग से, जिसे सतत विकास भी कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा सतत विकास, यानी कि संसाधन इस प्रकार से यूज करना कि फ्यूचर भी यूज कर सके, फ्यूचर आने वाली पीढ़ी भी इसका प्रयोग कर सके, सर्वोत्तम उपयोग में लाया जा सके। समझ रहे हो? जनाधिक्य यानी और पॉपुलेशन का मुख्य परिणाम क्या है? बेरोजगारी और गरीबी। जब जनसंख्या संसाधनों से अधिक हो जाती है तो रोजगार के अवसर कम पड़ते हैं और गरीबी बढ़ती है।
यानी कि जनाधिक्य का मुख्य परिणाम क्या निकलता है? क्या परिणाम निकलता है? बेरोजगारी और गरीबी परिणाम निकलता है। जनाभाव की स्थिति में यानी अंडर पॉपुलेशन यानी कि कम पड़ रही है जनसंख्या, तो संसाधन अधिक हो जाते हैं, जनसंख्या कम हो जाती है। यानी संसाधन तो खूब पड़े बट उपयोग करने वाले बहुत कम लोग हैं। समझ रहे हो? विश्व का सबसे घना जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण एशिया है। ठीक है। प्रवास माइग्रेशन का अर्थ क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से स्थानांतरण हो जाना यानी ट्रांसफर हो जाना। समझ रहे हो? प्रवास यानी कि उत्तर प्रदेश से आकर के बंदा राजस्थान में या किसी और राज्य के अंदर या फिर हम कह सकते हैं किसी कंट्री के अंदर प्रवास कर चुका है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से या टेम्पररी रूप से या फिर परमानेंट रूप से चला जाता है। समझ रहे हो? समझ गए। आप पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर में जा रहे हो तो वो भी प्रवास है। टेम्पररी जा रहे हो प्रवास है, परमानेंट जा रहे हो वो भी प्रवास है। ठीक है। ये रिक्तांश हैं जो एमसीक्यू से ही बनाए गए हैं। ठीक है, आप इन्हें पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं लघुत्मक प्रश्न। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूनिट नंबर 4 से। वीडियो में अभी तक क्लास में बने हुए हो, यहाँ तक बने हुए हो तो आपकी डेडिकेशन बहुत अच्छी है, क्लास अच्छी लग रही है आपको। देखिए अगले सेमेस्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, लिटरली कह रहा हूँ मैं, वादा है आपका मेरे साथ कि अगला सेमेस्टर एकदम हमारा है, मित्राधय का है। सब कुछ तैयार है, सब कुछ रेडी है, बहुत सारे डिवाइसेस मंगाए हैं, उन सभी डिवाइसेस को यूज़ करेंगे। एंड लिटरली मैं खर्च कर रहा हूँ, मैं अपनी पॉकेट मनी यूज़ कर रहा हूँ कि नहीं आपको बेटर सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ये भी कर सकता हूँ बट नहीं, मेरे को कुछ और नया करना है, कुछ और बेटर करना है कि आपको परफेक्ट मिले। ठीक है, तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट है, आप भी सपोर्ट कीजिए यार, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, उन्हें भी पता चले कि मित्राधय क्लासेस क्या क्या कर रहा है आपके लिए, एमजीएसयू के लिए। विश्व में जनसंख्या वितरण की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, यानी कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, असमान है। ठीक है। कुछ क्षेत्र जैसे दक्षिण और पूर्वी एशिया बहुत घनी आबादी वाले हैं, यानी कि कुछ क्षेत्र बहुत घनी आबादी वाले हैं और कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाले हैं। लाइक कम आबादी वाले जिन्हें विरल आबादी कहा जाता है। विरल आबादी वाले कौन से क्षेत्र हुए? ध्रुवीय क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी कि या तो रेगिस्तान में बहुत कम लोग निवास करना पसंद करेंगे या फिर ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नॉर्थ पोल अंटार्कटिका में कौन निवास करना चाहेगा? वहाँ पे जनसंख्या बड़ी कम है। ठीक है, विरल है। मैदानों और नदी घाटियों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। पर्वतीय और शुष्क क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है और जनसंख्या अलग अलग तरह का वितरण होता है। लाइक नदी के पास में जल का संसाधन है, वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर उद्योग है तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। ठीक है, अलग अलग तरीकों से जनसंख्या का वितरण फैला हुआ है, कारक हैं ये उनके। तो विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। मैदानी और उपजाऊ क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या केंद्रित होती है। ध्रुवीय मरुस्थलीय क्षेत्र विरल आबादी वाले होते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में शहरी घनत्व अधिक होता है। ठीक है, घनत्व अधिक होता है, शहर में लोग जा के निवास कर रहे हैं। लाइक जयपुर है, जयपुर में लोग सब जयपुर जाना है, तो वहाँ का क्या बढ़ रहा है? जनसंख्या घनत्व बढ़ रहा है। ठीक है। विश्व का वितरण प्राकृतिक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है। भाई जीवन में विकास के लिए, औद्योगिक अवसरों के लिए लोग शहर की ओर प्रवास करते हैं, जाते हैं। लाइक जैसे जयपुर हो गया भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर, और भी हैं, और भी राजस्थान के अंदर खूब फेमस हैं जो औद्योगिक दृष्टि से प्रवास के लिए खूब प्रचलित हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। अच्छा, जनसंख्या का वितरण है वो अलग अलग किन कारकों पे, मैंने बताया ना, क्योंकि व्यापार के कारण कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पे मौसमी कारणों के कारण, कहीं पर सुरक्षा कारणों के कारण। ठीक है, लाइक राजनीतिक कारण हो सकते हैं, और सुरक्षा कारण में जैसे कि जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आता हो, कहीं पे कुछ के कारण, मतलब हर तरीके से कारक होते हैं, वो क्या डिपेंड करते हैं जनसंख्या के वितरण के लिए। तो जनसंख्या वितरण मुख्यतः जलवायु, स्थलाकृति, मिट्टी और जल की उपलब्धता से प्रभावित होती है। समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि नॉर्मल जो जलवायु होती है ना, वहाँ पे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। उपजाऊ मिट्टी और नदी घाटियाँ कृषि को बढ़ावा देती हैं। कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। कठोर का मतलब या तो ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड, कठोर का मतलब यही होता है। अनुकूलन, कठोर का मतलब ये मतलब बहुत हार्ड जलवायु है। हाँ, हार्ड कुछ नहीं है, ये उनका एक तरह से साइंटिफिक नेम बताया जा रहा है, यहाँ पे परिभाषा दी जा रही है, उसको शब्द दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हो यार? अरे बहुत इंटेलिजेंट हो यार आप, सच में इतनी इजी चीज़ें समझ जाते हो।
नेक्स्ट अपना अनुकूलन जलवायु बस्तियों के विकास में सहायक होती है। मैदान परिवहन और कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं। उपजाऊ मिट्टी अधिक जनसंख्या को आकर्षित करती है। नदी घाटियाँ जल और उर्वरता प्रदान करती है। अरे भाई, जहाँ पे ज़्यादा पानी है, जहाँ पे जलवायु अच्छी है, वहाँ खेती अच्छी होगी, व्यापार अच्छा होगा, तो जलवायु भी सही, जनसंख्या भी वहाँ ज़्यादा निवास करेगी ना। समझ रहे हो? बेटर है, परफेक्ट है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जनाधिक्य की परिभाषा एवं प्रकार, भाई हर एक कॉन्सेप्ट को समझते जाओ, याद आपको सब कुछ है, आपको बस वहाँ पे लिखना है। तो कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो वहाँ पे लिखने में भी आसानी होगी। नोट्स पढ़ लीजिए, ये जो नोट्स लिखे हुए हैं इनको नोट्स को पढ़ लीजिए, और डीप में पढ़ना है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स मिल जाएंगे। टेस्ट दे दीजिए, फ्री टेस्ट तो ज़रूर से देना है, सबको देना है। जितने भी लोग क्लास देख रहे हैं सबको फ्री टेस्ट देना है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फ्री का टेस्ट दो प्लीज़ यार, इतनी मेहनत से आप लिए टेस्ट बनाते हैं। जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाती है, लाइक संसाधन इतने ही है बट जनसंख्या पार कर चुकी है एक लिमिट को, तो उसे जनाधिक्य कहते हैं। ऐसी स्थिति में बेरोजगारी करीबी बढ़ जाती है। जनाधिक्य दो प्रकार का होता है, निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष में संसाधन पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, जबकि सापेक्ष में तकनीकी सुधार में संसाधन संभव हो जाता है कि भाई तकनीकी सुधार करेंगे तो कैसे न कैसे संसाधन मिल जाएगा। जनाधिक्य संसाधनों और जनसंख्या के असंतुलन को दर्शाता है, यानी असंतुलन पैदा हो गया बीच में कि भाई संसाधन और जनसंख्या के बीच में असंतुलन, संसाधन कम है या ज़्यादा है और जनसंख्या कम या ज़्यादा है, तो वहाँ असंतुलन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संसाधन कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, इससे प्रति व्यक्ति आय में कमी आ जाती है। यानी कि मैं अगर 800 रुपये कमा रहा हूँ तो मेरी आय में अब कमी हो जाएगी, मैं 600 रुपये कमाने लग जाऊँगा, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, जिस वजह से लोड आ रहा है सबके ऊपर। निरपेक्ष जनाधिक्य में जीवन स्तर अत्यंत निम्न हो जाता है। सापेक्ष जनाधिक्य में विकास की संभावना बनी रहती है। बेरोजगारी और कुपोषण इसके प्रमुख लक्षण हैं। परिवार नियोजन और आर्थिक विकास इसका समाधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना जनाभाव। हमने बात की थी जनाधिक्य की, उसका उल्टा है जनाभाव। दोनों का अंतर भी पूछा जा सकता है, जनाधिक्य और जनाभाव में अंतर बताइए। तो जनाभाव क्या है, यहाँ पे जनसंख्या का अभाव हो रहा है, संसाधन खूब है, जनसंख्या कम पड़ रही है, दूसरे देश से मंगा लो। जब किसी क्षेत्र में संसाधन अधिक और जनसंख्या कम हो जाती है तो उसे जनाभाव कहते हैं। ऐसी स्थिति में संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता है, एंड जनाभाव वाले देशों में विकास धीमा होता है। विकास धीमा क्यों होगा, जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ पे काम करने वाले भी कम है, तो विकास भी धीमे होगा। समझ रहे हो ना, यूथ कम है, यूथ विकास करती है, और यूथ ही कम है तो विकास की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इसके उदाहरण है। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स मैंने आपको दिखा रखे हैं, नीचे देखिए। जनाभाव में जनसंख्या संसाधनों से कम होती है, उपलब्ध भूमि और खनिजों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है, आर्थिक विकास की गति धीमी रहती है, कुशल श्रमिकों की कमी आ जाती है, अवसंरचना विकास महंगा होता है। आप्रवास जनाभाव का एक प्रमुख समाधान है। ठीक है, चलिए आप्रवास का मतलब है बाहरी क्षेत्रों से आना। अनुकूलतम जनसंख्या की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अनुकूलतम जनसंख्या वह स्थिति है जब संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके उच्चतम प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि अब एक व्यक्ति आराम से जितने संसाधन है उनका उपयोग कर पा रहा है जितना उसे उपयोग करना चाहिए, और उसे अपनी प्रति व्यक्ति आय अच्छी मिल रही है, संतुलित मिल रही है। इसमें जनसंख्या न तो अधिक होती है ना कम होती है, या ना तो ना संसाधन कम पड़ रहा है ना संसाधन ज़्यादा पड़ रहा है, ना जनसंख्या कम पड़ रही है ना जनसंख्या ज़्यादा पड़ रही है, सब कुछ संतुलित है। तो इसे क्या बोलेंगे, असंतुलन जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या ये संतुलित विकास की स्थिति है। ठीक है, बढ़िया। यह अवधारणा आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। अनुकूलतम जनसंख्या संसाधन और जनसंख्या के संतुलन को दर्शाती है। ठीक है, चलिए फिर शून्य जनसंख्या वृद्धि को समझाइए। तो शून्य जनसंख्या वृद्धि मैंने आपको बताया, ना जन्म दर बढ़ रही है ना मृत्यु दर बढ़ रही है, तो जीरो। ठीक है, ना प्लस ना माइनस, समझे, बहुत इजी है, इसको पढ़ लेना, बहुत इजी यार, बहुत कम चांस से आएगा, क्योंकि ये आपको कहाँ पूछा जा सकता है, ये आपको रिक्शा में पूछा जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। प्रवास के धकेलने और खींचने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रवास को पीछे धकेलने और खींचने वाला कारक कार्य करते हैं। धकेलने वाले कारक व्यक्ति को अपने स्थान से जाने के लिए मजबूर करते हैं। खींचने वाले कारक एक स्थान की ओर आकर्षित करते हैं कि यहाँ जयपुर आ जाता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। ये
अलग अलग कारक हैं, खींचने वाला कारक, एक धकेलने वाला कारक है, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक कारण प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बेरोजगारी, गरीबी, भाई कोई अवसर, रोजगार के अवसर के लिए जाना चाहता है, कोई राजनीतिक अस्थिरता के तौर पे जाना चाहता है कि यहाँ पर बहुत राजनीतिक दंगे हो रहे हैं, ऐसे कुछ, कोई शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए जाना चाहता है, लाइक यहाँ पे मुझे कुछ शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल रहा है, दूसरे अच्छी जगहों पे जाऊँगा, प्रवास की बात हो रही है यहाँ पे। भारत में ग्रामीण से शहरी प्रवास की बताइए। अच्छा, गांव से शहर में क्यों इतना ज़्यादा प्रवास हो रहा है, इसके कारण बताइए। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास तेजी से बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण रोजगार की तलाश है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी आकर्षित करती हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण इस प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। गांव में सुविधाएं कम है, शहर में जाओगे सुविधाएं ज़्यादा मिलेगी। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सब चीज़ें में बेटर ऑप्शन मिलेंगे। ग्रामीण बेरोजगारी प्रवास का मुख्य कारण होता है। एक तो मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी, वहाँ जाकर के रोजगार मिलेगा, कोई ना कोई धंधे लग जाएंगे, है ना, काम धंधा लग जाएगा ना, नौकरी मिल जाएगी। इसलिए शहरों में अधिक मजदूरी उपलब्ध होती है, वहाँ पे रुपये भी ज़्यादा मिलते हैं, लाइक यहाँ 800 रुपये मिल रहे थे, वहाँ 1200 मिल जाएंगे दिन का, महीने का नहीं रे, महीने का हो, यहाँ तो काम ही नहीं चले, जा क्यों ना हो फिर। शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं बेहतर होती हैं, मतलब बात समझ में आ रहा है आपको। कृषि पे कई बार कहते हैं कृषि पे संकट आता दिखता है तो भी चले जाते हैं कि भाई उनका मेन काम क्या था गांव के अंदर, कृषि करना, बट कृषि अब बेटर हो नहीं रही है तो भी चले जाते हैं। जनसंख्या घनत्व का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए, जनसंख्या घनत्व का महत्व यह है, किसी क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल जनसंख्या की संख्या बताता है। यह संसाधनों पर दबाव को समझने में सहायक है। अच्छा, सहायक कैसे कि हमें पता लिया कि इतनी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है, इसका हमें आइडिया लग जाता है इस जनसंख्या घनत्व से, तो हम ये भी आइडिया निकाल सकते हैं कि वे इतने संसाधन पड़े, इतने लोग हैं, तो कितना ये कम पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, मतलब हम संसाधनों का पता लगा सकते हैं, उनकी संतुलन बिठा सकते हैं, आंकड़े पता कर सकते हैं। इससे विकास योजनाओं का निर्माण किया जाता है जब उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में समस्याएं अधिक होती हैं। लाइक योजनाएं जब लॉन्च होती है ना, कुछ सरकारी योजनाएं है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि भाई ये किस वर्ग के लिए, किस जगह के लिए, किस क्षेत्र के लिए अलॉट की गई है, तो उस क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, वहाँ का कैलकुलेशन रखा जाता है, आंकड़े रखे जाते हैं, उस आधार पे योजना बनाई जाती है ना। आर्थिक कारकों और का जनसंख्या वितरण पर प्रभाव बताइए। देखिए, आर्थिक कारक जनसंख्या वितरण को गहराई से प्रभावित करते हैं। जहाँ रोजगार, उद्योग की बात होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा कि भाई व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, शहरीकरण के लिए एंड जनसंख्या अधिक है तो वहाँ पे अधिक आपको मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, तो ये बात लिखी है यहाँ पे। और परिवहन का भी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे परिवहन के साधन भी खूब होते हैं। मेट्रो मिल जाएगी आपको सुविधाएं लाइक रैपिडो वगैरह, कई सारी सर्विसेज होती है ना, वो सर्विसेज मिल जाएंगी परिवहन के लिए, आपका परिवहन तेज हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, उसके लिए भी। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की। 1 2 3 4 कंप्लीट कर लिया, 1 2 3 4 कंप्लीट कर लिया है जी। इकाई नंबर 1 से इकाई नंबर 4 की लघुत्मक प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न, रिक्तस्थान कंप्लीट कर लिया। अब बात करेंगे इकाई नंबर 5 की। वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, टेस्ट फ्री का टेस्ट ज़रूर से दे दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पिन कमेंट में मिलेगा, समझे। तो चलिए इकाई नंबर 5 की ओर चलते हैं, यूनिट नंबर 5 की ओर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने, भारत ने चीन को जनसंख्या में कब पीछे छोड़ा। मतलब अपना जो अब यूनिट 5 है, लास्ट यूनिट है, इसके एमसीक्यूज कर रहे हैं, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, फिर लघुत्मक प्रश्न करेंगे, ठीक है। आपके सारी यूनिट के कवर कर रहे हैं। नियमितात्मक प्रश्न की एक अलग से क्लास आएगी, इस क्लास को अच्छे से देख लेना, 2 बार देखना, लिटरली कह रहा हूँ 2 बार देखना, पढ़ोगे याद हो जाएगा, सुनोगे फिर याद हो जाएगा। तो एक बार पढ़ना, एक बार इसको याद सुन लेना, दोनों काम करना। एक बार तो सुन ही लिया, अब दोबारा खुद पढ़ भी लेना। भारत ने चीन को जनसंख्या में कब पीछे छोड़ा। तो देखिए 2023 में पीछे छोड़ा था, कोई गर्व की बात नहीं है। जनसंख्या बढ़ रही है भारत के अंदर, जो परिवार नियोजन है एंड सामाजिक कहते हैं, जो समाज के अंदर हमें विचारधाराएं हैं, जागरूकता है, वो बढ़ानी होगी, जिसके चलते जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। जनसंख्या कंट्रोल बहुत आवश्यक है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे भी संसाधनों की कमी हो सकती है आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी भी कुछ मेंटेन चल रहा है, इसलिए जनसंख्या कंट्रोल आवश्यक है।
एंड इससे पहले चीन था प्रथम स्थान पे, अब कौन आ गया है? भारत आ चुका है। कब आया था? 2023 में आ चुका था। भारत की वर्तमान जनसंख्या लगभग कितनी है? 1.40 अरब। ठीक है, लगभग 1.40 अरब से 1.42 अरब तक का, देखो इसमें लिखा हुआ भी है, 1.42 अरब तक का रेशियो माना जाता है। एंड ये विश्व का लगभग 17%, 17% हिस्सा है। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है? तो 382 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर लगभग 382 लोग निवास करते हैं। ये औसत है, एवरेज है, वरना हाईएस्ट कितना है और लोवेस्ट कितना है वो आप जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा है एक्चुअली में हाईएस्ट। तो भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि मानी जाती है। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट यानी एक ऐसा टाइम आया था जब जनसंख्या एक साथ उभार आया था, जन्म दर अपेक्षाकृत अधिक हो गई थी, बहुत तेज आ गई थी जन्म दर, और मृत्यु दर घट गई थी। ठीक है, मृत्यु दर के अंदर गिरावट आ गई थी, जन्म दर के अंदर अपेक्षाकृत अधिकता आ गई थी, तीव्रता आ गई थी। तो ये कौन सा समय था? 1951 से 1981। इसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण का दूसरा चरण किससे संबंधित है? तो उचित जन्म, घटती मृत्यु, ये कौन सा चरण है? दूसरा चरण है। चिकित्सा सुविधाओं में मृत्यु दर घटती है लेकिन जन्म दर उच्च रहती है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। ये आपके जो जनसंख्या वितरण का मॉडल है ना, मॉडल को समझते हैं तब आपको वहाँ पे आंसर परफेक्टली मिल जाता है। भारत की कुल प्रजनन दर TFR लगभग है, देखिए 2.18। भारत की कुल प्रजनन दर लगभग 2.1 से 2.2 है, जो प्रतिस्थापन स्तर रिप्लेसमेंट लेवल के आसपास है। अगर ऑप्शन में अगर पूछा जाए तो 2.18 आप बता सकते हो, एवरेज निकाला गया ये। ठीक है, औसत है, वरना 2.1 से 2 आपको बताया ना, 2.1 से 2.2 तक का है ये। गत्यात्मक डायनामिक क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या होती है? तीव्र शहरीकरण और औद्योगिक विकास होना। ठीक है भाई, तीव्र तो शहरीकरण होना, औद्योगिक विकास, उद्योगों में विकास होना, बिल्डिंग्स खुलना, नए नए व्यापार खुलना, फैक्ट्रीज का खुलना औद्योगिक विकास कहलाता है। उद्योगों में अवसर आना, रोजगार के अवसर आना। विकास अभिमुख यानी अंडर डेवलप्ड क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? निम्न विकास दर, यानी विकास विमुख क्षेत्रों में आर्थिक विकास कम होता है, अवसंरचना कमजोर होती है, ग्रामीण प्रधानता होती है। अंडर डेवलपमेंट है यानी अंडर डेवलप्ड, डेवलपमेंट चल रहा है तो वहाँ पे विकास दर अलग होगी, संरचना थोड़ी कमजोर होगी क्योंकि वहाँ पे सब कुछ डेवलप हो रहा है अभी। भारत की साक्षरता दर लगभग कितनी है? 74%, 74% भारत की साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता से अधिक है। ठीक है, क्योंकि पहले के टाइम में महिलाओं की शिक्षाओं को एक तरह से बहुत कम पिछड़ा माना जाता था, बहुत कम लोग पढ़ाया करते थे, बट अब वो भी बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं कि आने वाले 10 साल बाद में जो ये अंतर है पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता का, ये अंतर बहुत कम हो जाएगा। और मैं तो चाहूँगा कि ये कम क्या, खत्म ही हो जाए, बैलेंस्ड रहे, है ना। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या 23 करोड़ से अधिक है। ठीक है, चलिए रेगिस्तान, वही मैं मतलब आपको एमसीक्यूज कन्वर्ट कर दिया मैंने रेगिस्तान के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि रेगिस्तान कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है अपना लघुत्मक प्रश्न, यूनिट नंबर 5 यानी इकाई नंबर 5 के लघुत्मक प्रश्न कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो भारत में लिंग अनुपात की समस्या स्पष्ट कीजिए। भारत में लिंग अनुपात पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को दर्शाता है, मतलब कि 1000 प्रति पुरुष हैं, उसके 1000 एक एरिया मान लिया, इस एरिया के अंदर 1000 पुरुष हैं, तो इस एरिया के अंदर कितनी महिलाएं हैं? 1000 पुरुष हैं तो 1000 महिलाओं के अंदर कितनी महिलाएं हैं? लाइक हम बात करते हैं एक छोटा सा इलाका, मान लीजिए एक शास्त्री नगर कोई इलाका है, उस शास्त्री नगर में 1000 पुरुषों पे 850 महिलाएं हैं। ठीक है, तो ये वहाँ का क्या है? अनुपात का आंकड़ा है। ठीक है, तो इसे कहा क्या जाता है? इसे लिंग अनुपात कहा जाता है। एंड कई राज्यों में यह अनुपात असंतुलित है, लाइक 1000 पुरुष पे 400 महिलाएं, 600 महिलाएं, बहुत असंतुलन है, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा असंतुलन है कई राज्यों के अंदर। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण इसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि कौन से कारण? सामाजिक, समाज के अंदर अशिक्षा होना, उन्हें पूरा ज्ञान ना होना, जिसके चलते कुरीतियों का इस्तेमाल होना। ठीक है, कुछ कुरीतियों के चलते भी कड़े निर्णय लिए जाते हैं। सांस्कृतिक कारण, संस्कृति से जुड़े कुरीतियाँ होती है ना,
वही बात हो गई इसके अंदर। तो ये जिम्मेदार बन जाते हैं इस असंतुलन का। ये सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। भारत का लिंग अनुपात लगभग 944 है। कितना? 944, 944। कई राज्यों में बालिका अनुपात चिंताजनक है, मैंने कहा पता है ना आपको। तो पितृसत्तात्मक समाज में पुत्र वरीयता पाई जाती है, मतलब कि पिता के बाद में पुत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, परंतु आने वाली सोच में ये भी डेवलप्ड हो रहा है। शिक्षा और जागरूकता से सुधार संभव है। सरकारी योजनाएं लिंग संतुलन पर जोर देती हैं। संतुलित लिंग अनुपात सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। ठीक है। बीमारू राज्यों की विशेषताएं बताइए। बीमारू को इंग्लिश में लिखा गया है, एक्चुअली में बीमारू शब्द बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, समझ रहे हो? ये बीमारू का मतलब बीमारू को बीमारी वाला बीमारू नहीं लिखा है, बिहार का BI, मध्य प्रदेश का M ऐसे निकाला गया है। ठीक है, समझे? ये राज्य अपेक्षाकृत विकास विमुख माने जाते हैं, जहां जनसंख्या दबाव अधिक है, आर्थिक विकास कम है। इन क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। कौन से क्षेत्र हैं? बीमारू, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को आय कम मिलती है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता पाई जाती है यहाँ पर। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित है यहाँ पर, यानी थोड़ी कम है, कह सकते हैं, थोड़ा कम कह सकते हैं, न ज़्यादा न कम, थोड़ा कम है। जनसंख्या वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, औद्योगिक विकास धीमा रहता है। सरकारी योजनाओं का विशेष ध्यान इन पर रहता है। भारत की जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा। इसका अपन निबंधात्मक भी एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, निबंधात्मक वाली क्लास में एक क्वेश्चन इसका करेंगे। और बाकी अगर और भी अच्छे से पढ़ना है, पहले पढ़ना है, क्योंकि निबंधात्मक वाली क्लास थोड़ी सी लेट आएगी, बट आ जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक वहाँ पे डाल दूंगा, जैसी आएगी आप उसे देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, घंटे वाला बटन है ना, दबा देना, टन। तो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। भारत की जनसंख्या वृद्धि को 3 प्रमुख अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली अवस्था में जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। जन्म भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, और इसलिए वृद्धि धीमी हो जाती है। दूसरी अवस्था में मृत्यु दर कम हो जाती है, जन्म दर उच्च हो जाती है, तो जनसंख्या विस्फोट हो जाता है। ठीक है, वो कब हुआ था जनसंख्या विस्फोट? 1951 से 1981। वर्तमान अवस्था में जन्म दर भी घट रही है और वृद्धि दर कम हो रही है। तो आप इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इनको पढ़ सकते हो, मैं पढ़ देता हूँ, कोई नहीं। प्रारंभिक अवस्था में महामारी और काल के कारण वृद्धि दर कम हो गई थी। ठीक है, 1951 से 1981 के बीच जनसंख्या विस्फोट की स्थिति रही। आधुनिक चिकित्सा से मृत्यु दर में तीव्र गिरावट आई। परिवार नियोजन कार्यक्रमों से जन्म दर में कमी आई। मतलब एक तरह की जनसंख्या का अवस्थाएं बताई गई कि पहले ये अवस्था आई थी जिस टाइम में इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में जनसंख्या इस तरीके से ऊपर नीचे चल रही थी, इस टाइम में ऊपर हो गई, इस टाइम में नीचे हो गई, ये बताया जा रहा है। समझ रहे हो? 3 तरह की अवस्थाएं, 3 तरह के टुकड़ों में इसे टाइम में बांटा गया है। ईजी है, परफेक्ट है, इसे निबंधात्मक और अच्छे से करेंगे अपन। भारत की जनसंख्या प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए, और बाकी एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, नोट्स पढ़ोगे, बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया हुआ है। भारत को जनसंख्या विशेषताओं के आधार पर 3 प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार भारत को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? तो ये गत्यात्मक है, विकासोन्मुख है, विकास विमुख है। प्रत्येक प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अलग है। ये वर्गीकरण विकास के स्तर को समझने के लिए बनाया गया है, यानी विकास किस गति से चल रहा है ना, उस हिसाब से इस प्रदेश को बांटा गया है। एक अलग अलग तरीका वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण किसी आधार पर, किसी आधार पर। तो ये वर्गीकरण किस आधार पर है? विकास की गति के आधार पर है। तो गत्यात्मक, विकासोन्मुख, विकास विमुख। तो गत्यात्मक क्या है? तीव्र आर्थिक विकास वाला। गत्यात्मक तीव्र आर्थिक विकास। विकासोन्मुख यानी कि मध्यम स्तर का विकास। विकास विमुख यानी आर्थिक जो गति है विकास की वो बहुत धीमी है, विमुख हो गया है। ठीक है, ये संसाधनों के आधार पर, ये सबके आधार पर किया जाता है। गत्यात्मक प्रदेश वे क्षेत्र हैं जहां औद्योगिकरण और शहरीकरण तीव्र गति से बढ़ रहा है। यहाँ रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर भी अपेक्षाकृत अधिक रहती है। महाराष्ट्र और गुजरात इसके प्रमुख आधार हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में लोग जाना चाहते हैं ना कि वहाँ तो हमें पक्का नौकरी मिल जाएगी, तो वहाँ पे काम चल रहा है, गतिशील प्रदेश है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट पे हो रहा है, तो वहाँ नौकरी भी मिल जाती है, वहाँ पे विकास का काम चल रहा है। इन क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन उच्च होता है, शहरीकरण का स्तर अधिक पाया जाता है, बेहतर परिवहन और संचार सुविधाएं मिलती है, रोजगार के अवसर मिलते हैं,
सेवा और तकनीक का क्षेत्र है। क्षेत्र राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। राष्ट्रीय आय यानी कि यहाँ पे इतना जो इनकम जनरेट हो रहा है, ये टैक्स भर करके हमारी राष्ट्रीय आय को भी बढ़ा रहा है। विकास विमुख मैंने आपको बताया जो पिछड़ गए हैं। विकास विमुख प्रदेशों में आर्थिक विकास कम और धीमा हो चुका है, ऐसा समझो। तो वहाँ पे क्या हो रही है, गरीबी हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अवसंरचना कमजोर पड़ रही है, अत्यधिक निर्भरता किस पे आ रही है, कृषि पर आ रही है। ये कौन से देश हो सकते हैं, प्रदेश हो सकते हैं, ये है बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहाँ पर अभी भी कृषि पर निर्भरता बढ़ रही है। लोग अभी भी रोजगार की ओर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे धीमी है गति विकास की। शिक्षा की भी कमी है, अभी शिक्षा भी वहाँ पे धीमे धीमे फैल रही है, तो वैसे वैसे आने वाले समय में वहाँ पे भी हमें विकास की गति बढ़ती हुई नजर आएगी। बाद में जनाधिक्य की समस्या स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, भारत की इस विश्व की लगभग 17% जनसंख्या को वहन करता है, ठीक है। मैंने बताया ना 1.40 अरब की जनसंख्या है अपनी। तो जबकि भूमि और संसाधन सीमित है, जनसंख्या दबाव के कारण कृषि, जल और ऊर्जा पर भार पड़ रहा है, संसाधनों पर भाव पड़ रहा है, यही जनाधिक्य है। मैंने आपको आगे बताया भी था, बस उसके बारे में समस्याएं हैं, समस्याएं यहाँ पे बताई गई है, आराम से पढ़ोगे समझ आ जाएगा। बाद में जनाधिक्य के प्रमुख कारण, जनाधिक्य एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, इसी के लिए कारण अलग अलग तौर पे बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने बात की समस्या और उसके कारण। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य, इसको समझते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था, जनसंख्या को स्थिर करना था। इसका लक्ष्य मातृ और शिशु का जो मृत्यु दर है उसको कम करना था। लाइक क्या होता था कि पहले जन्म देते टाइम माता की मृत्यु हो जाती, या तो कई बार शिशु की मृत्यु हो जाती, किसके कारण, स्वास्थ्य संबंधी जो संसाधन वहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए उनमें कमी थी, समझ रहे हो। और उन चीज़ों को बढ़ाया गया, सुविधाओं को बढ़ाया गया, अच्छे से डेवलप किया गया, जिस वजह से इन जो मृत्यु दर है वो कम हो गई। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार भी इसका उद्देश्य था। दीर्घकालीन लक्ष्य 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण था, ठीक है। अब क्या हुआ कि भाई जितना टारगेट इन्होंने दिया था ना उतना तो अचीव हुआ नहीं, कोई 20-30% अचीव कर पाए। फिर उन्होंने जो 2000 का टारगेट पकड़ा था उसको बढ़ा दिया कि 2045 तक करेंगे। तो इनके पास इन्होंने काम को जल्दी ना करके टाइम की जो लिमिट है वो आगे बढ़ा दी। कोई नहीं, अब 2045 तक भी अगर स्थिर हो जाता है, इन चीज़ों की सुविधाएं आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पॉइंट्स हैं इसके कि सभी को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना लक्ष्य रहेगा, लक्ष्य था इनका पहले का। शिशु मृत्यु दर को घटाना प्रमुख उद्देश्य था। मातृ स्वास्थ्य में सुधार बल दिया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम मजबूत किए गए। महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। 2045 इसका नया टारगेट बना लिया गया है। भारत में प्रजनन दर में गिरावट के कारण बताइए। तो भारत में कुल प्रजनन दर में धीमे धीमे कमी आ रही है। महिला शिक्षा और शहरीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परिवार नियोजन संसाधनों की उपलब्धता बढ़ी है। विवाह की आयु में वृद्धि भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण बना है। लाइक पहले छोटी उम्र में शादी हो जाती तो जल्दी उनके शिशु भी आ जाते, यानी बच्चे हो जाते, एंड देन इस वजह से जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ावट आ रही थी। और इस वृद्धि को बढ़ाने की, इस वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए, संतुलित करने के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं? परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिसके अंदर उनको जन जागरूकता फैलाई जाती है, ठीक है। एंड एक स्लोगन क्रिएट आता है इसके तहत कि भाई 2 बच्चे, ठीक है, 2 बच्चों वाला, कि हम 2 हमारे 2, इस तरह का एक स्लोगन चलता है, सरकार की तरफ से स्लोगन चलते हैं। एंड इसी तरीके से परिवार नियोजन के चलते प्रजनन दर में गिरावट आई है, जो जनसंख्या की दृष्टि से उचित निर्णय, उचित साबित हो रहा है। समझ रहे हो? बहुत ईजी है यार। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर कि भाई एक तो विवाह का भी दर है, जो आयु है वो बढ़ गई है, और शिक्षा के कारण हो गया है, सरकारी नीतियों के कारण हो गया। सरकारी नीतियाँ भी आती है कई बार कि भाई आप इतनी उम्र में शादी करोगे तो हम आपको ये देंगे, इस तरह कुछ निर्णय चलाते हैं ना, कुछ वो कि सामूहिक विवाह वगैरह कुछ भी इस तरह चलाते हैं। इस तरह की योजनाएं भी मिलती हैं कि भाई अगर इतनी उम्र में शादी करोगे तो ही आपको इस योजना में शामिल किया जाएगा, छोटी उम्र में शादी कर लिए तो इस योजना से बाहर कर देंगे, ये वगैरह वगैरह योजनाएं मिलती है। हॉस्पिटल में सुविधाएं मिलती है, तो वही बात है। तो आज इस क्लास के अंदर हमने सेमेस्टर 3 की ज्योग्राफी के सभी लघुत्मक प्रश्न कंप्लीट करें, MCQs देखें, फिलिंग द ब्लैंक्स देखें। कैसे लगी आज की क्लास? देखिए लिटरली पूरी रात भर जाकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढे हैं मैंने, एंड निबंधात्मक प्रश्न वाली क्लास ज़रूर से देखना, उसमें बाकी बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे। हर यूनिट के 3 निबंधात्मक, सिर्फ 3, हर यूनिट के सिर्फ 3 निबंधात्मक लेकर के आऊँगा और कंप्लीट करेंगे उस क्लास को, ठीक है।
वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इस क्लास को दोबारा देखना, पॉज करके देखना, यानी खुद पढ़ना। मैं चाहता हूँ कि देखिए, मेरे को ये नहीं चाहता कि आप बस इस क्लास को देख लो। मेरा मकसद है कि आप इस क्लास को समझो। एंड मैं समझ रहा हूँ कुछ चीज़ों की अभी कमी है, बट अगले सेमेस्टर में उन चीज़ों को कवर करूँगा। मैं डेफिनेटली वादा है आपसे कि इस बार एग्ज़ाम इतनी जल्दी आ गए, हर तरीके से तैयारी करने का मौका नहीं मिला। बहुत चीज़ें मेरे को और तैयार करनी थी, बट उसमें हम थोड़ा सा पिछड़ गए थे। बट नेक्स्ट सेमेस्टर में हम शुरू से चलेंगे, हर चीज़ को कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर तो बड़ा मज़ेदार जाने वाला, डेफिनेटली वादा करता हूँ आपको। कुछ सेमेस्टर की शुरुआत में, अगले सेमेस्टर की शुरुआत में ही ना गिफ्ट्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे सरप्राइज़ मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर अब मिलते हैं। आपके पेपर हैं तो ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट क्लास आ रही है निबंधात्मक प्रश्न वाली, तो उसको एंजॉय कीजिएगा, उसको देखिएगा। क्लास को नोट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, फ्री का टेस्ट मिल रहा है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन अब भी डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में मिला हुआ है। अब भी जाकर के डाउनलोड करो। अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो, थैंक यू यार, थैंक यू। सो कल मिलते हैं, या फिर अब अगले सेमेस्टर में मिलते हैं, या अगली क्लास में मिलते हैं, अगले सब्जेक्ट में मिलते हैं। मिलेंगे यहीं पे, सेम टाइम सेम जगह, MGSU मित्रादय, आपका अपना स्टडी मित्र, मित्रादय क्लासेस। राधे राधे, धन्यवाद।